अध्याय 565, पुस्तक 16 खंड 16, विवाह, अध्याय 26, वाद विवाद। और रॉबिन 10 पतली अंगुलियों ने सुनहरी आस्तीन पहन रखी थी। येजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। किसी तार वाले वाद्य को झंकृत करने की तरह उसकी 10 उंगलियां धीरे से आगे की ओर हिल रही थीं। सुनहरी उंगलियां किरणें फूट रही थीं। फिर येजी को केंद्र में रखकर ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बाएं और दाएं, उसके आसपास का हर स्थान सुनहरी उंगलियां किरणों से भर गया। सुनहरी उंगली किरणों ने एक सुनहरा घन पिंजरा बना दिया था। येजी अचानक तैरने लगा। वह लगभग 2 मीटर की ऊंचाई तक तैर गया था। जहां संयोग से वह सुनहरे पिंजरे का केंद्र था, वह दूधिया सफेद रंग का पत्थर का मंच भी उसके सामने तैरने लगा। येजी ने मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीन लहराई। लगभग 100 सामग्रियां तुरंत उसके सामने प्रकट हो गईं। अतिशयोक्तिपूर्ण ये दृश्य देखकर किन यू खुद को बोलने से रोक नहीं सका। भाई किन यू, क्या हुआ? उसके बगल में खड़ी हुआंगफू लियुशुई ने उत्सुकता से पूछा। तुमने फिजूल खर्ची क्यों कहा? हुआंगफू जिंग ने भी अपना सिर घुमाया और किन यू की ओर देखा। वे लगभग 100 सामग्रियां, हर एक बेहद कीमती थी। इसके अलावा उनकी संख्या भी बहुत बड़ी थी। किन यू बता सकता था कि इतनी सारी सामग्रियों से 5 या 6 उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियां बनाना काफी था। किन यू ने पूछा, राजकुमारी जिंग, लियुशुई, क्या ऐसा नहीं है कि आप सभी को यह नहीं लगता कि येजी के लिए इतनी सारी सामग्रियों का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है? कितने? हुआंगफू जिंग और हुआंगफू लियुशुई ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ही हैरान थे। किन यू अनायास ही हंस पड़ा। 2 लोग जो कलाकृति शिल्प के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वे संभवतः कुछ भी कैसे जान सकते हैं? सामग्री की मात्रा अभी भी सहनीय है। यह अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अचानक एक आवाज सुनाई दी। किन यू ने मुड़कर देखा। हैरानी की बात यह थी कि यह असल में सोने की तलवार वाले देवराज हुआंगफू लेई की आवाज थी। परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू ने कहा। स्वर्ण तलवार के देवता किन यू ने भी कलाकृतियों की शिल्पकला पर शोध किया है। हुआंगफू लेई ने आगे कहा, 10 टर्मिनेशन क्राफ्टिंग फॉर्मेशन एरे फ्लो से संबंधित है और बेहद जटिल है। क्राफ्टिंग के सभी 10 टर्मिनेशन में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। इस तकनीक का इस्तेमाल करते समय सामग्री के क्षतिग्रस्त होने की बहुत संभावना होती है। इसलिए येजी द्वारा इतनी सारी सामग्रियों का इस्तेमाल करना अस्वीकार्य नहीं माना जा सकता। किन यू ने थोड़ा सिर हिलाया। फॉर्मेशन एरे फ्लो का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियों को गढ़ने में सक्षम होने के लिए इस येजी को एक दुर्लभ वस्तु माना जा सकता है। वास्तव में फॉर्मेशन एरे फ्लो एक सीमित तकनीक है। इसके पीछे के सिद्धांत से ही यह पहले से ही निर्धारित है कि कलाकृतियों को गढ़ने के लिए फॉर्मेशन एरे फ्लो का उपयोग करने से कोई भी शिल्पकार देवता चेहो युआन के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। किन यू ने स्पष्ट रूप से आश्वस्त होकर कहा। इस समय किन यू का व्यवहार ऐसा था मानो वह हर चीज पर निर्णय सुनाने वाला हो। स्वर्ण तलवार के देवराज हुआंगफू लेई ने कुछ चौंकते हुए किन यू की ओर देखा। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, महल के स्वामी किन यू की ऐसी बातें सुनकर लगता है कि महल के स्वामी किन यू कलाकृतियां बनाने में बेहद कुशल हैं। किन यू ने विनम्र होने की कोशिश नहीं की। आखिरकार किन यू ने खुद को मोहक भगवान महल का नया स्वामी घोषित करने का अवसर खोजने की योजना बनाई। कलाकृतियों के निर्माण के बारे में इतने वर्षों के गहन शोध के बाद मुझे भी इसकी कुछ समझ हो गई है। किन यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। फॉर्मेशन एरे फ्लो के बारे में मैंने भी इस पर थोड़ा शोध किया है। फॉर्मेशन एरे फ्लो के पीछे सबसे बुनियादी सिद्धांत है विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करके चरणबद्ध तरीके से फिल्टर करना। जब वे पदार्थ फिल्ट्रेशन की सभी विभिन्न विधियों से गुजरते हैं तो यह निर्धारित होता है कि पदार्थ पूरी तरह से शुद्ध है। महाराज, क्या मैं अभी जो कह रहा हूँ वह सही है? स्वर्ण तलवार देवराजा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये सच है। हालांकि येजी की 10 समाप्ति शिल्पकला पूर्णता के करीब पहुंच चुकी है। मेरा मानना है कि अगर किसी पदार्थ को 10 अलग अलग शोधन तकनीकों से गुजरना पड़े तो वह शुद्ध ही होगा। जाहिर है स्वर्ण तलवार देवराज येजी का बहुत सम्मान करते थे। किन यू की अभिव्यक्ति अत्यंत शांत थी। महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, किन यू ने सीधे कहा। हुआंगफू लेई ने किन यू की ओर देखा। जहाँ तक परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू और 100 फूलों वाले देवराज हुआंगफू लियुक्सियांग का सवाल है, वे भी किन यू और हुआंगफू लेई के बीच की बातचीत में मग्न थे और मुस्कुराते हुए किन यू की ओर देख रहे थे। हुआंगफू जिंग, हुआंगफू लीजुन और अन्य लोगों ने भी किन यू की ओर देखा था। एक देव राजा के विरुद्ध जाने के लिए किन यू वास्तव में साहसी था। फॉर्मेशन एरे फ्लो के पीछे के सिद्धांत में एक बड़ी त्रुटि है, यानी कलाकृतियों के निर्माण के मामले में किसी भी चीज को बिल्कुल भी निश्चित नहीं माना जा सकता। एक बात याद रखनी चाहिए, चाहे कोई पदार्थ 10 अलग अलग शोधन तकनीकों से गुजरा हो या 20 अलग अलग शोधन तकनीकों से, हम उसे पूरी तरह से शुद्ध नहीं मान सकते। किन यू ने स्वर्ण तलवार वाले देवराज की ओर देखा। मेरे एक वरिष्ठ ने एक बार ये शब्द कहे थे, अगर कोई देवराज किसी पदार्थ में अशुद्धता नहीं खोज पाता तो इसका मतलब यह नहीं कि अशुद्धता है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि उसकी शक्ति अपर्याप्त है। अगर कोई उच्च दिव्य किसी पदार्थ में अशुद्धता नहीं खोज पाता तो उस उच्च दिव्य की शक्ति अपर्याप्त है। चाहे कुछ भी हो, कोई ये दृढ़ता से नहीं मान सकता कि कोई पदार्थ पूरी तरह शुद्ध है। केवल अपने दिल में इस संदेह को रखने के माध्यम से ही कोई हर बार अपनी सीमा तक प्रयास कर पाएगा, कलाकृतियों के शिल्प कौशल के उच्च स्तर का पीछा कर पाएगा और कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाएगा। किन यू की आभा अत्यंत तेज और आत्मविश्वास से भरी थी। स्वर्ण तलवार वाले देवराज की आंखें चमक उठीं। कभी संतुष्टि न पाना, कभी किसी पदार्थ को शुद्ध न मानना, हमेशा अपनी सीमा का पीछा करना और भी ऊंचे स्तर की तलाश करना।
स्वर्ण तलवार वाले देवराज ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्वर्ण तलवार के देवता राजा हुआंगफू लेई की आंखें चमकने लगीं। वह मुस्कुराया और किन यू की ओर देखा। किन यू, मैं सचमुच उस दृश्य का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम कलाकृति शिल्पकला में सफलता प्राप्त करोगी। धन्यवाद, मुझे विश्वास है कि महाराज गॉडकिंग बहुत जल्द ही उस दृश्य को देख पाएंगे। किन यू ने थोड़ा झुककर कहा। किन यू के इतने घमंडी होने पर स्वर्ण तलवार के देवता राजा को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह थोड़ा खुश था। जल्द ही स्वर्ण तलवार वाले देवराज ने फिर से चुपचाप ओ येजी को कलाकृतियां बनाते हुए देखना शुरू कर दिया और फिर कुछ नहीं कहा। परम पूर्व ऋषि सम्राट और 100 फूलों वाले देवराज दोनों ने किन यू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, वाह बड़े भाई किन यू, आपने वास्तव में मेरे सबसे बड़े चाचा से इस तरह बात करने की हिम्मत की। हुआंगफू लियुशुई ने दिव्य जागरूकता आवाज संचरण के माध्यम से किन यू से कहा। किन यू मुस्कुराया और अपने बगल में बैठे हुआंगफू लियुशुई की ओर देखा। मैं ऐसा बोलने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकता, मेरे सबसे बड़े चाचा बहुत गंभीर इंसान हैं। हुआंगफू लियुशुई के चेहरे पर हल्का सा डर छा गया। बचपन से ही मेरे सबसे बड़े चाचा ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की है। सबसे बड़े चाचा बहुत कम बोलते हैं। उनका चेहरा हमेशा बर्फ जैसा ठंडा रहता था। किन यू हल्के से मुस्कुराया। किन यू को ऐसा नहीं लगा कि स्वर्ण तलवार वाला देवराजा बहुत ठंडा और विरक्त है, बल्कि उसे लगा कि स्वर्ण तलवार वाला देवराजा बस एक ऐसा इंसान है जिसे बातें करना पसंद नहीं और अकेला रहना पसंद है। अगर उसे तुम्हारे बारे में अच्छी राय है तो स्वर्ण तलवार वाला देवराजा तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। कलाकृतियां बनाना एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें बहुत समय लगता था। 10 समाप्ति शिल्प एक बेहद जटिल कलाकृतियां बनाने की विधि थी। इसमें 10 अलग अलग तरह के परिशोधन की जरूरत होती थी। ओ येजी की कलाकृतियां बनाने की शुरुआत को आधा साल बीत चुका था। जो लोग आसपास खड़े होकर ये सब देख रहे थे उनमें से कुछ लोग चले गए थे और अधिकांश लोग आपस में बातचीत करने लगे थे। किन यू, अचानक किन यू के दिमाग में एक आवाज गूंजी। किन यू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। ये परम पूर्व ऋषि सम्राट था। महाराज, क्या आपको मेरी किसी चीज की जरूरत है? किन यू ने तुरंत पूछा। परम पूर्व ऋषि सम्राट मुस्कुराए और किन यू की ओर सिर हिलाया। फिर उन्होंने दिव्य चेतना ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा, भोज के दौरान मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में ही मुझे एहसास हुआ कि आपके शरीर के भीतर की दिव्य ऊर्जा अब अत्यंत शुद्ध प्रतीत हो रही है और उच्च स्तरीय दिव्य देवत्व अवस्था तक पहुंच गई है। क्या हो रहा है? स्वर्गीय दिव्य ऊर्जा की शुद्धता व्यक्ति के स्तर के सीधे आनुपातिक थी। जहां तक नवजात आत्मा का प्रश्न है, चूंकि वह व्यक्ति के मस्तिष्क में गहराई से छिपी होती है, इसलिए उसकी जांच पड़ताल करना अत्यंत कठिन था। इसलिए जब कोई किसी दूसरे के स्तर का निर्धारण करता था तो आमतौर पर वह दूसरे की ऊर्जा की शुद्धता का निरीक्षण करके किया जाता था। मैं पहले ही उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवता स्तर तक पहुंच चुका हूँ। किन यू ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ये कैसे संभव है? पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता स्तर पर ही थे। परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। इतने समय के बाद आज वह मुझसे इसके बारे में पूछ रहा है। किन यू मन ही मन मुस्कुराने लगा। किन यू को पहले से ही अंदाजा था कि माउंट डेजलिंग गोल्ड पर लौटने के बाद दूसरे लोग उससे पूछेंगे कि उसकी ताकत क्यों बढ़ गई है। इसलिए किन यू ने इस बात का जवाब पहले से ही तैयार कर रखा था। महाराज, संरचना सरणियों का अध्ययन भी व्यक्ति की आत्मा के स्तर को बढ़ाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक स्थानिक दिव्य कलाकृति है। उस दिव्य कलाकृति में 1000 वर्ष, बाहर केवल 1 वर्ष के बराबर है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल 2000 वर्ष ही बीते हैं। मैंने वास्तव में 2 मिलियन वर्षों से अधिक का प्रशिक्षण लिया है। किन यू ने उत्तर दिया। दिव्य क्षेत्र में यद्यपि स्थानिक दिव्य कलाकृतियां अत्यंत दुर्लभ थीं, फिर भी वे देवराजों के लिए अत्यंत सामान्य चीजें थीं। यद्यपि स्थानिक दिव्य कलाकृतियां देवराजाओं के लिए सामान्य थीं, लेकिन समय के प्रवाह को बढ़ाने वाली स्थानिक दिव्य कलाकृति का होना अत्यंत दुर्लभ था। अंदर 1000 साल, बाहर केवल 1 साल है। हुआंगफू यू की अभिव्यक्ति बदल गई। ऐसी स्थानिक दिव्य कलाकृति बनाने के लिए शिल्पकार निश्चित रूप से एक देवराज था। इसके अलावा इस देवराज को लौकिक नियम के समय त्वरण की कुछ समझ अवश्य रही होगी। इसके अलावा ऐसे स्थान के लिए जिसके अंदर से बाहर तक समय का प्रवाह अलग अलग हो। ऐसा स्थान अत्यंत अस्थिर था तथा उसके ढहने की संभावना थी। उस समय जियांगलैन ने जियांगलैन क्षेत्र को तैयार करने और इसके भीतर 3 स्थानों को स्थिर करने के लिए बड़ी संख्या में सामग्रियों और यहाँ तक कि ग्रंथमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण का उपयोग किया था। क्या यह आपके स्वामी की ओर से है? हुआंगफू यू ने पूछा। मिस्टी मिस्टिक पैलेस के महल स्वामी के लिए प्रतियोगिता के दौरान किन यू ने अपने अधीनस्थों को 2 उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियां दी थीं। तभी से हुआंगफू यू को अंदाजा हो गया था कि किन यू के पीछे कोई विशेषज्ञ है। वह मेरे गुरु नहीं हैं। हालांकि वह एक वरिष्ठ हैं जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन की कृपा प्रदान की है। हालांकि वह मेरे गुरु नहीं है, फिर भी मेरे हृदय में उनका स्थान एक गुरु के समान ही है। दिव्य चेतना ध्वनि संचरण के माध्यम से किन यू ने कहा। हुआंगफू जिंग ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने कुछ और नहीं पूछा। तो उसने वास्तव में 2 लाख से ज्यादा वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। 2 लाख से ज्यादा वर्षों के बाद उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवता के स्तर तक पहुंचना भी स्वीकार्य माना जा सकता है। बस उसे अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। हुआंगफू यू ने मन ही मन प्रशंसा की। आरोहियों के लिए ऐसी गति ऐसी चीज थी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हालांकि 8 महान दिव्य परिवारों की प्रतिभाओं की साधना गति अत्यंत भयावह थी।
आखिरकार 8 महान दिव्य परिवारों की वंशावली अत्यंत विचित्र थी। उदाहरण के लिए डुआन मू यू वह किन यू की तुलना में बहुत तेज गति से उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवता तक पहुंच गया था। चलो ओ येजी को कलाकृति बनाते हुए देखते रहें। हुआंगफू यू ने ये कहा और किन यू से और पूछना बंद कर दिया। समय बीतता गया। ओ येजी ने कलाकृतियां भ्रूण बनाने के चरण में 3 साल बिताए। उन्होंने टैंपरिंग प्रक्रिया में सबसे कम समय बिताया। जहां तक आत्मा जागरण की बात है, उन्होंने छठे स्तर का एक विशाल संरचना समूह बनाने में 3000 साल बिताए। जब छठे स्तर की महान संरचना सरणी सफलतापूर्वक तैनात की गई तो ओ येजी ने राहत की लंबी सांस ली। स्तर 6 संरचना सरणी ये वास्तव में अतुलनीय रूप से जटिल है। किन यू ने अपने दिल में अपना सिर हिलाया। छठे स्तर की संरचना व्यवस्था व्यवहारिक रूप से बेहद जटिल और भयावह थी। अगर कोई 1000 मील के दायरे में इस तरह की संरचना व्यवस्था स्थापित करे तो यह उतना बुरा नहीं होगा। हालांकि इस छठे स्तर की संरचना व्यवस्था को एक छोटे से हथियार के ऊपर स्थापित करना जरूरी था। जब क्षेत्र बहुत छोटा हो गया तो कठिनाई कई गुना बढ़ गई। दर्शकों के समूह ने भी राहत की सांस ली। किसी और शिल्प या कलाकृति को देखते हुए 3000 साल बिताना ईश्वरीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए बहुत लंबा समय नहीं माना जा सकता। 3000 से अधिक वर्ष उनके लिए अपेक्षाकृत छोटी अवधि थी। किन यू, तुम उस हथियार के बारे में क्या सोचते हो जो बनाया गया था? सोने की तलवार के देवता राजा हुआंगफू लेई ने अचानक कहा। किन यू ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, इतनी सारी सामग्रियों के इस्तेमाल के बाद इस हथियार को बमुश्किल ही उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति कहा जा सकता है। हालांकि ये देखते हुए कि ओ येजी ने 10 समाप्ति शिल्पकला का इस्तेमाल किया है, वह पहले से ही इस स्तर की शिल्पकला तक पहुंचने में काफी अच्छा कर रहा है। हर कोई दंग रह गया। उन सभी सामग्रियों का उपयोग करना, मुश्किल से सक्षम होना, विचार करना। किन यू के बोलने के लहजे ने सबको चौंका दिया। आखिरकार वह ग्रैंडमास्टर आर्टिफैक्ट क्राफ्ट्समैन ओ येजी द्वारा बनाई गई एक उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति के बारे में बात कर रहा था। तुम्हारे जैसा नादान बच्चा कलाकृतियों की कारीगरी के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एक उदासीन आवाज सुनाई दी। ओ येजी ने अपना गाउन अपने शरीर पर लपेट लिया। उदासीनता से वह आगे बढ़ा। जब किन यू पहले बोल रही थी तब ओ येजी ने अपना अवरोध हटा लिया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से किन यू को सुन लिया था। अपने काम के बारे में किन यू के मूल्यांकन की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। मैं इस पर चर्चा क्यों नहीं कर सकता? किन यू ने पूछा। ओ येजी ने किन यू पर एक नजर डाली। बातें तो सबको आती हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग सचमुच कलाकृतियां गढ़ने में सक्षम हैं? तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम मेरी 10 समाप्ति शिल्पकला को तुच्छ समझते हो। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें इसे तुच्छ समझने की क्या वजह है? किन यू उदासीनता से मुस्कुराया। बाकी बातों का जिक्र किए बिना चलिए सिर्फ 10 समाप्ति शिल्प की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तुमने कुल 48 सामग्रियां बर्बाद कर दी, किन यू ने सीधे कहा। ओ येजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, शिल्प बनाते समय सामग्री का घिस जाना बहुत आम बात है, ये तो हर कोई देख सकता है। ओ येजी, एक महारथी कलाकृति शिल्पकार होने के नाते आपको ये जानना चाहिए कि भले ही 2 वस्तुएं उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियां हों, फिर भी उन्हें भी अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है। निम्न गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियां तीसरे दर्जे की ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों से भी कमतर हैं। जहां तक साधारण उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों की बात है, वे तीसरे दर्जे की ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों के बराबर हैं। जहां तक शक्तिशाली उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों की बात है, वे दूसरे दर्जे की ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों के बराबर हैं। किन यू ने ओ येजी की ओर देखा। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति मौजूद है जिसकी तुलना किसी दूसरे दर्जे के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने से की जा सकती है। यहाँ तक कि शिल्पकार देवता चेहो युआन भी इसे सिर्फ इसलिए बना पाए क्योंकि वह अपनी चरम अवस्था में थे और भाग्यशाली थे। ओ येजी ने तुरंत कहा, चूंकि आपने ये शब्द कहे हैं, इसलिए आपको उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों की मेरी विशिष्टता से सहमत होना चाहिए। बताइए, आपकी यह उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति क्या तृतीय श्रेणी की स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों के बराबर है? किन यू ने पूछा। ओ येजी के चेहरे पर थोड़ा सा भाव आया। कोई कमी नहीं है। किन यू मुस्कुराने लगा। ओ येजी के ऐसा कहने से उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उनके द्वारा तैयार की गई यह उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति तीसरे दर्जे की ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों से भी कमतर थी। केवल उन्हीं सामग्रियों का उपयोग करके इन उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों को बनाना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जहां तक इस उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों की शक्ति के चरम पर न होने का सवाल है, तो इसका कारण ये है कि वे सामग्रियां पर्याप्त अच्छी नहीं थीं। इसका मेरे शिल्प कौशल के स्तर से कोई लेना देना नहीं है। ओ येजी ने ठंडे स्वर में कहा, हमें वह काला बादल पत्थर नहीं मिला जिसका उपयोग कलाकृतियों को बनाने में किया जाता है और अंततः उसे बदलने के लिए आकाश बादल पत्थर का उपयोग करना पड़ा। यही कारण था कि यह परिणाम सामने आया। हा। किन यू अचानक हंसने लगा। ये कैसी बेशर्मी है। किन यू ने ओ येजी की ओर देखा। तुमने इतनी कीमती सामग्री इस्तेमाल की, फिर भी कहा कि सामग्री अच्छी नहीं थी। मैं तुमसे पूछता हूँ, 10 समाप्ति शिल्पकला के तीसरे समाप्ति शोधन और 7वें समाप्ति शोधन में अगर तुमने उन 2 शोधनों में कोई गलती नहीं की है तो परिणामी उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति कितनी शक्तिशाली होगी। तीसरी समाप्ति और 7वीं समाप्ति सुनकर ओ येजी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। गुस्से से उसने किन यू की ओर इशारा किया।
तुम ओ येजी को शुरुआत में गुस्सा नहीं आया। इसका कारण ये था कि उसे उस जगह पर इशारा नहीं किया गया था जहां उसे चोट लगी थी। ये सुनकर कि किन्यू ने उसकी 2 गलतियों की ओर इशारा किया है, वह अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ था और इस समय परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू, स्वर्ण तलवार देव राजा हुआंगफू लेई, 100 फूलों के देव राजा हुआंगफू लियुक्सियांग, हुआंगफू जिंग और हुआंगफू लियुशुई सभी चौंके हुए भावों के साथ किन्यू और ओ येजी के बीच बहस सुन रहे थे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कलाकृति निर्माण के लिए एक निश्चित स्तर का अनुसंधान नहीं है, वह इसमें बाधा डालने का साहस कैसे कर सकता है? ओ येजी ने जोर से अपनी आस्तीन लहराई। तुम्हारे साथ बहस करना मेरे लिए शर्म की बात है। दैवीय क्षेत्र में कई सिद्धांत विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनमें से कितने वास्तव में वह कर पाते हैं जो उन्होंने सिद्धांतबद्ध किया है? अगर तुम में क्षमता है तो उन्हीं सामग्रियों का इस्तेमाल करके एक उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति बनाओ जो मेरे द्वारा बनाई गई कलाकृति से भी ज्यादा मजबूत हो। वही सामग्री? किन्यू जोर से हंसने लगा। जरूरत नहीं, मुझे तो बस आधी सामग्री चाहिए। अध्याय 566, पुस्तक 16 खंड 16, विवाह, अध्याय 27, आत्मा का भक्षण। और रॉबिन ओ येजी बहुत गुस्से में थे, फिर भी वे मुस्कुराए। बेवकूफ बच्चे, तुमने आधी सामग्री की बात कही। शेखी बघारते हुए भी अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन सामग्रियों को घिस नहीं पाओगे? मैं तुमसे पूछता हूँ, कलाकृतियों की कारीगरी का तुम्हें कितना अनुभव है? ज्यादा नहीं, बस कुछ लाख साल, किन्यू ने सीधे कहा। मात्र कुछ करोड़ साल? क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितने समय तक कलाकृतियां गढ़ी हैं? ओ येजी की चील जैसी आंखें बिजली की तरह तेज चमक से टिमटिमा रही थीं। उसने किन्यू को घूरा। मैंने जितने सालों तक कलाकृतियां गढ़ी हैं, उनकी गिनती अरबों में ही हो सकती है। दिव्य क्षेत्र 12 क्वाड्रिलियन वर्ष पुराना था। जहां तक ओ येजी का प्रश्न है, ये बहुत संभव है कि उन्होंने अरबों वर्षों तक कलाकृतियां तैयार की हों। तो क्या हुआ अगर आपने बहुत लंबे समय से कलाकृतियां गढ़ी हैं? मेरा मानना है कि दिव्य क्षेत्र में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अरबों वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। हालांकि कितने उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवता हैं? फिर भी मैंने तो बस कई लाखों वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है और मैं पहले से ही एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवता हूँ। किन्यू ने ठंडे स्वर में कहा। उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवता? भाई किन्यू, आप एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवता हैं? हुआंगफू लियुशुई ने चौंकते हुए किन्यू की ओर देखा। लगभग 2000 साल पहले किन्यू यूची शहर का एक साधारण व्यक्ति था जिसने 9 सिर वाले काले अजगर तानजियू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह बस एक निम्न स्तर का स्वर्गीय देवता बन गया था। किन्यू ने हाथ हिलाया। उससे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा क्षेत्र तुरंत नष्ट हो गया। स्थानिक विनाश। उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवताओं का चिन्ह। वहां मौजूद सभी लोगों को यकीन हो गया था कि किन्यू एक उच्च स्तरीय दिव्य देवता है। ज्यादातर लोग इस बात को पहले से नहीं जानते थे, सिर्फ 3 देवराजाओं को ही पता था। ओ येजी, मैं तुम्हें एक महागुरु के रूप में सम्मानपूर्वक संबोधित करूंगा। हालांकि भविष्य में किसी व्यक्ति का स्तर केवल उसके प्रशिक्षण के समय से निर्धारित न करना ही बेहतर होगा। हालांकि मैंने कुछ समय के लिए कलाकृतियों के शिल्प कौशल पर शोध किया है, लेकिन जहां तक संरचना संरेखण की बात है तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। किन्यू अपने शरीर से एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। ओ येजी की अभिव्यक्ति बदल गई। केवल इस क्षण में ओ येजी को याद आया कि उसके सामने कौन था। वह महान कौन था जो एक गठन सरणी स्थान स्थापित करने में सक्षम था। संरचना सरणी में एक ऐसे स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना जहां कोई संरचना सरणी स्थान बना सके। ऐसा स्तर संभवतः कुछ ऐसा था जिसे शिल्पकार भगवान चेहो युआन भी नहीं हरा सकते थे। तुम्हारी संरचना का समूह इतना मजबूत होने का क्या फायदा? किन्यू, क्या तुम्हें पता है कि कलाकृति निर्माण को कलाकृति भ्रूण, टेम्परिंग और आत्मा जागरण में बांटा गया है? ज्यादा से ज्यादा तुम आत्मा जागरण प्रक्रिया में ही शक्तिशाली होगे। कलाकृति भ्रूण के बारे में क्या? टेम्परिंग, ओ येजी ने व्यंग्य किया। सबसे सरल टेम्परिंग प्रक्रिया के लिए भी टेम्परिंग एजेंटों की जरूरत होती है। क्या तुम वह उपलब्ध करा सकते हो? जहां तक उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति की बात है तो उसके लिए कोल्डमिस्ट वायु की आवश्यकता होती है। ओ येजी में एक बार फिर ग्रैंडमास्टर जैसा अहंकार था। जहां तक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट एम्ब्रियो प्रक्रिया का सवाल है, आर्टिफैक्ट एम्ब्रियो बनाने की विधि के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, अनगिनत अनुभव की। अनुभव के अनगिनत धीमे संचय से ही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। एक महारथी आर्टिफैक्ट शिल्पकार को एक ऐसी आर्टिफैक्ट शिल्प तकनीक विकसित करनी होती है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो। ऐसा करने के लिए उसे अनगिनत प्रयोगों से गुजरना पड़ता है। ऐसा करने में बहुत लंबा समय लगता है। आपने इतने कम समय में ही शोध किया है। आर्टिफैक्ट एम्ब्रियो बनाने में आपको किस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त हो सकती है? जब ओ येजी ने यह बात कही तो उनका स्वर पहले से ही आक्रामक हो चुका था। ओ येजी, मुझे तुम्हारे पहले कहे शब्दों का ही जवाब दो। ईश्वरीय क्षेत्र में कई सिद्धांत विशेषज्ञ हैं। उनमें से कितने सही मायने में कलाकृतियां बना सकते हैं? तुम अब बकवास बंद करो। मैं तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे सामने एक कलाकृति बनाऊंगा। कैसा रहेगा? किन्यू ने सीधे ओ येजी की ओर देखा। उसकी आंखों में दमन का भाव था। ओ येजी ने गहरी सांस ली। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अच्छा किन्यू, आप धुंधले रहस्यमय महल के महल गुरु हैं। आपको संरचना संयोजन में भी सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। आज मैं आपको एक कलाकृति गढ़ते हुए देखूंगा। मैं देखूंगा कि आपकी शिल्पकला आपके मुंह जितनी शक्तिशाली है या नहीं। किन्यू बस उदासीनता से मुस्कुराया। वह ओ येजी से बहस करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बजाय वह कलाकृति शिल्प हॉल के केंद्र में चला गया।
किन यू। ये दृश्य देखकर हुआंगफू जिन बोल नहीं पाए। उसे किन यू की चिंता भी हुई। हुआंगफू जिन को बस इतना पता था कि किन यू को 2000 साल पहले ही परम पूर्व ऋषि सम्राट ने स्वर्ण ग्रंथ प्रदान किए थे। हुआंगफू जिन के दृष्टिकोण से किन यू की शिल्प कौशल क्षमता संभवतः ग्रैंडमास्टर कलाकृति शिल्पकार ओ येजी के साथ कैसे मेल खा सकती है। यदि किन यू असफल हो जाता तो ओ येजी उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता। अच्छा, परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू अचानक बोले। हुआंगफू यू मुस्कुराए और उपस्थित सभी लोगों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। इस बार सभी को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा और दो कुशल शिल्पकारों को एक के बाद एक कलाकृतियां गढ़ते हुए देखने का मौका मिलेगा। ऐसा अवसर मिलना बहुत मुश्किल है। सभी लोग आनंद लें। परम पूर्व ऋषि सम्राट के ये शब्द कहने के बाद सभी लोग चुप हो गए। हुन्फ। ओ येजी ने ठंडे स्वर में हुन्फ किया। फिर वह भी एक तरफ चला गया, बैठ गया और कलाकृतियों के शिल्प हॉल के बीच में चुपचाप किन यू को देखने लगा। महाराज, वह किन यू, ओ येजी के बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने कहा। ओ येजी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक ठंडी रोशनी निकलने लगी। किन यू संरचना संरेखण में बेहद शक्तिशाली है, इसलिए वह निश्चित रूप से आत्मा जागरण प्रक्रिया में बहुत कुशल होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह कलाकृतियों के भ्रूण और टेम्परिंग प्रक्रियाओं में शक्तिशाली होगा। क्या उसे लगता है कि एक महान कलाकृति शिल्पकार बनना इतना आसान है? उस बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। विशाल हॉल के बीचों बीच खड़े होकर किन यू ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपने शरीर पर से वस्त्र उतार फेंका। कलाकृतियां बनाने वाले विशेषज्ञ आमतौर पर अपना ऊपरी शरीर नंगा रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि उनके कपड़े कलाकृतियां बनाने में बाधा बन सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाती तो उनकी कारीगरी असफल हो सकती थी। किन यू ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक अविचलित घूमता हुआ अंतरिक्ष विध्वंसक हथौड़ा प्रकट हुआ। उसके सामने एक काले पत्थर का मंच भी प्रकट हुआ। किन यू, सामग्री यहाँ है, हुआंगफू यू ने कहा। उसी समय लगभग 100 सामग्रियां किन यू की ओर उड़ीं। किन यू ने अपनी आस्तीन लहराई। लगभग 100 सामग्रियों में से आधी किन यू के सामने उड़ गईं। बाकी आधी घूमकर परम पूर्व ऋषि सम्राट की ओर उड़ गईं। आधा काफी है, किन यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अभिमानी, ओ येजी ने ठंडे स्वर में गुनगुनाया। किन यू के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। नए ब्रह्मांड से आई स्थानिक ऊर्जा हवा में भरने लगी। उसने किन यू के आसपास के वातावरण को ढक लिया। जहाँ कहीं भी स्थानिक ऊर्जा व्याप्त होगी वह सब किन यू के नियंत्रण में होगा। पूर्ण नियंत्रण में होने की इस तरह की अनुभूति ने किन यू को आत्मविश्वास से भर दिया था। हो टिल्डर टिल्डर। किन यू ने अपना बायां हाथ बढ़ाया। काली दिव्य ज्वालाएं, श्वेत शुद्ध ज्वालाएं और शून्य ज्वालाएं आगे की ओर फूट पड़ीं। पत्थर के चबूतरे की सतह के पास पहुंचते हुए ज्वालाएं हिलने लगीं, मानो वे आज्ञाकारी छोटे बच्चे हों। ये दृश्य देखकर ओ येजी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। ज्वाला को नियंत्रित करने की कितनी शक्तिशाली क्षमता है, ओ येजी ने अपने दिल में सोचा। कलाकृति शिल्प हॉल में उपस्थित सभी लोग अपनी सांसें रोककर देख रहे थे। हुआंगफू जिन की बात करें तो वह किन यू से अपनी नजरें हटाने में असमर्थ थी। किन यू की आत्मविश्वास भरी मुस्कान और उसकी लगभग सटीक हरकतों ने उसके दिल को झकझोर दिया। चलो शुरू करते हैं। किन यू की आंखें चमक रही थीं। अपने दाहिने हाथ में अविचलित घूमता हुआ अंतरिक्ष विध्वंसक हथौड़ा पकड़े हुए उसने उसे नीचे की ओर पटक दिया। सीटी की आवाज सुनाई दी जब अविचलित भंवर अंतरिक्ष विध्वंसक हथौड़े ने पत्थर के चबूतरे पर रखी सामग्री को चकनाचूर किया तो हथौड़े से तुरंत 9 बवंडर उठे। किन यू के हथौड़े की गति अचानक बढ़ गई थी। अनगिनत छोटे बवंडर पूरे काले पत्थर के चबूतरे को अपनी चपेट में लेने लगे। काले पत्थर के मंच के ऊपर का स्थान पूरी तरह से विकृत लग रहा था। हर तरह की सामग्री बवंडर में कंपन कर रही थी। इस समय काली दिव्य ज्वालाएं, श्वेत शुद्ध ज्वालाएं और शून्य ज्वालाएं भी इस मस्ती में शामिल हो गई थीं। टकराना, 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 टकराना। पूरे कलाकृति शिल्प हॉल में और कोई आवाज नहीं थी, बस पत्थर के चबूतरे पर हथौड़े की आवाज और हवा को चीरते बवंडर की आवाज थी। पत्थर के चबूतरे पर हथौड़े की आवाज कभी इतनी तेज होती कि मानो आंधी तूफान सा लगता, तो कभी बसंत की बारिश सी धीमी और हल्की। तेज ध्वनि और बवंडर ध्वनि का संयोजन लगभग पूर्ण संगीत में बदल गया था। व्यवहारिक रूप से हर कोई इस तरह के संगीत का आनंद ले रहा था। कोई तो था जिसे इसमें मजा नहीं आ रहा था। मौजूदा ओ येजी बेहद बेचैन था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी उभर आई थीं। उस हथौड़े मारने की तकनीक में तो चेहो युआन के टेम्पर्ड थरू 1000 हैमर्स की झलक दिखती है। और वो बवंडर और लपटें भी, ये सब एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह कैसे मेल खा गए। मिलकर ये सब टेम्पर्ड थरू 1000 हैमर्स से भी ज्यादा परफेक्ट हैं। ओ येजी ने पहले भी चेहो युआन शिल्प कलाकृतियां देखी थीं। वह चेहो युआन द्वारा अपने टेम्पर्ड थोरो 1000 हैमर्स का उपयोग करने के दृश्य को कभी नहीं भूल पाया था। हालांकि जब किन यू को अभी क्राफ्टिंग करते हुए देखा गया तो यह वास्तव में चेहो युआन की तुलना में अधिक परिपूर्ण था। वह आश्चर्यचकित क्यों न होगा। इस तरह की हथौड़े मारने की तकनीक, अंतरिक्ष के दमनकारी बवंडर और आग की लपटों के बीच समन्वय, कुशलता का ये स्तर, इस तरह का स्तर जहां अनुकूलता स्वर्ग द्वारा बनाई गई प्रतीत होती है। करोड़ों वर्षों के प्रयोगों के बिना वह इस स्तर तक कैसे पहुंच सकता था। ओ येजी को लगा कि वह थोड़ा कांपने लगा है। शौकिया लोग शो का आनंद लेते थे जबकि विशेषज्ञ लोग कौशल देखते थे। ओ येजी ये देख पा रहा था कि किन यू की कलाकृतियों की कारीगरी कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि बाकी लोग तो बस किन यू की कारीगरी से मिलने वाली उस खूबसूरत अनुभूति का आनंद ले रहे थे। जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, किन यू की मांसपेशियां दिखाई देने लगीं। किन यू की दृढ़ निश्चयी आंखें पत्थर के मंच पर रखी सामग्री पर टिकी हुई थीं।
सीटी बजाते बवंडर किन यू के बालों से गुजर रहे थे। तमाम तरह के दृश्यों के बीच सभी लोग चुप रहे। सचमुच बहुत ही शानदार। किन यू एक अद्भुत अवस्था में पहुंच गया था। वह बेहद उत्साहित भी हो गया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था जब वह हथौड़ा मार रहा था। इस प्रकार की अद्भुत स्थिति में आधा वर्ष बीत चुका था। टकराना। जैसे जैसे अंतिम रूह कांपने वाली आवाज धीरे धीरे गायब होती गई, कलाकृति भ्रूण आखिरकार पूरा हो गया। यह एक लंबा और संकरा युद्धधार था। दूर से देखने पर ही पता चल जाता था कि यह युद्धधार कितनी तेज थी। कृत्रिम भ्रूण के पूरा होने के बाद ही सभी ने राहत की सांस ली। सभी ने दिव्य चेतना ध्वनि संचरण के माध्यम से एक दूसरे से चुपचाप बातचीत शुरू कर दी। जाहिर है उनमें से हर एक को किन यू पर पूरा भरोसा था। ओ येजी, किन यू की कलाकृति शिल्प कौशल कैसी है? हुआंगफू यू ने दिव्य जागरूकता आवाज संचरण के माध्यम से पूछा। इस समय ओ येजी के हाव भाव कुछ भद्दे लग रहे थे। उन्होंने फिर भी ध्वनि संचार के माध्यम से उत्तर दिया। महामहिम ऋषि सम्राट, कलाकृति भ्रूण में उनकी शिल्पकला को देखकर ही वे सचमुच अत्यंत अद्भुत हैं। हालांकि तप और आत्मा जागरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए जब सब कुछ हो जाएगा तो इस बारे में चर्चा करने में हमें देर नहीं लगेगी। अच्छा, चलो अंत तक इंतजार करते हैं और देखते हैं कि किन यू द्वारा बनाया गया हथियार कितना अच्छा होगा। हुआंगफू यू का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। तड़का। किन यू ने भौहें चढ़ाईं। हाय, इतने सालों से मैं सिर्फ साधारण चीजें ही कर रहा हूँ। मुझे इन कीमती चीजों की विशेषताओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे कौन सा टेम्परिंग एजेंट इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे इन्हें कितनी देर तक टेम्पर करना चाहिए। किन यू की कलाकृति शिल्प तकनीक नौक्रांति शून्य रेंडर एक ऐसी तकनीक थी जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपयोग करके सामग्रियों की अशुद्धता को दूर करता था। हालांकि किन यू ने पहले कभी कीमती चीजों को छुआ नहीं था, फिर भी उसे पता था कि उसका कृत्रिम भ्रूण बेहद उत्तम है। लेकिन टेम्परिंग प्रक्रिया के बारे में क्या? मैं सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया की गति पर भरोसा कर सकता हूँ। किन यू ने दांत भींचे और अपनी आस्तीन लहराई। एक एकात्मक भारी जल का टुकड़ा और एक स्वर्णिम तात्विक भारी जल का टुकड़ा उसके सामने तैर रहा था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ युद्ध तलवार सीधे पानी के दो ढेलों के बीच में जा गिरा। मैं केवल अपनी स्थानिक ऊर्जा की संवेदन क्षमता पर ही भरोसा कर सकता हूँ। किन यू की स्थानिक ऊर्जा नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा थी। इसकी संवेदन क्षमता अत्यंत तीव्र थी। हालांकि चाहे वह कितना भी तीखा क्यों न हो, फिर भी उसे समय की आवश्यकता थी। थोड़ा सा भी समय लगने पर टेम्परिंग प्रक्रिया अपर्याप्त हो जाती। हालांकि किन यू के पास अब कोई और तरीका नहीं था। उसे कीमती सामग्रियों के साथ काम करने का कोई अनुभव नहीं था। टेम्परिंग प्रक्रिया के लिए अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण था। ची टिल्डर टिल्डर टिल्डर। युद्ध के ब्लेड के चारों ओर पानी की दो धाराएं घूम रही थीं। धीरे धीरे तड़का लगाने की प्रक्रिया चल रही थी। अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके किन यू यह महसूस कर पा रहा था कि यह युद्ध ब्लेड धीरे धीरे तेज और अधिक लचीला होता जा रहा था। युद्ध की धार की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही थी। यह अभी भी चरम पर नहीं पहुंचा है। किन यू अभी भी इंतजार कर रहा था। तथापि मानो किसी खट से नीचे गिरते हुए युद्ध के ब्लेड की स्थिति शिखर पर पहुंचने के बाद अचानक क्षीण होने लगी। किन यू की स्थानिक ऊर्जा ने तुरंत इसे भांप लिया। एक पल में किन यू ने पानी की दो धाराओं को अलग कर दिया। हालांकि यह चरम स्थिति नहीं थी, फिर भी यह बुरी नहीं है। यह सबसे अच्छा काम था जो किन यू कर सका जब उसके पास सामग्रियों के साथ काम करने का कोई अनुभव नहीं था। तड़का लगाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। केवल अंतिम चरण शेष रह गया है। आत्मा जागृति। ग्रैंडमास्टर आर्टिफैक्ट क्राफ्ट्समैन ओ येजी ने एक बेहद जटिल छठे स्तर की संरचना बनाने में 3000 साल से भी ज्यादा का समय लगाया था। किन यू के बारे में क्या? किन यू मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियों से हरे रंग की कई किरणें निकलीं। गठन सरणी, ब्रह्मांड, आत्मा जागृति, पूर्ण। किन यू की आंखें चमक उठीं। युद्ध का ब्लेड कांप उठा। पूरी तरह से काले युद्ध ब्लेड की सतह पर जेड हरे रंग की मुहर का निशान था। किन यू ने अपना हाथ बढ़ाया और युद्ध तलवार उसके हाथ में आ गया। अब सबसे जरूरी काम जो उसे करना था वह था इस उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति के विशेष प्रभाव की जांच करना। विशेष प्रभावों से यह पता चलता था कि उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति शक्तिशाली है या नहीं। विशेष प्रभाव, आत्मा भक्षण। जब किन यू ने यह विशेष प्रभाव देखा तो वह तुरंत बहुत खुश हो गया। भक्षण आत्मा एक ऐसा विशेष प्रभाव था जो उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों में लगभग अदृश्य था। यह एक ऐसा विशेष प्रभाव था जो आमतौर पर केवल ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने में ही होता था। केवल दिव्य भाला वार्निंग स्नो में ही भक्षण आत्मा और शरीर भंग के दो विशेष प्रभाव थे। कलाकृति शिल्प हॉल में सभी लोग बीच में खड़े किन यू को देख रहे थे। ओ येजी का रंग थोड़ा पीला पड़ गया था। ये हो गया। ओ येजी को अपने मुंह में कड़वाहट महसूस हुई। आत्मा जागरण की प्रक्रिया पूरी करने में उसे कई हजार साल लग गए। लेकिन किन यू का क्या? उसे तो बस कुछ सांसों का समय चाहिए था। यह अंतराल बहुत ज्यादा था। ओ येजी, जरा देखो, मेरी उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति के बारे में तुम्हारी क्या राय है जब उसकी तुलना तुम्हारी कलाकृतियों से की जाए? किन यू ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में मौजूद युद्ध तलवार तुरंत ओ येजी की ओर उड़ गया। ओ येजी की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति को देखा। आत्मा का भक्षण। जब उसे पता चला कि विशेष प्रभाव वास्तव में यही था तो ओ येजी दंग रह गया।
आत्मा को भस्म करने के विशेष प्रभाव को प्राप्त करने के लिए। ये युद्ध ब्लेड निश्चित रूप से तीसरे दर्जे के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने के बराबर था और यहाँ तक कि दूसरे दर्जे के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने के करीब था। ओ येजी, किन्यू द्वारा बनाई गई उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति आपकी कलाकृति से कैसी है? हुआंगफू जिंग ने पूछा। वहां मौजूद बाकी सभी लोग ओ येजी की ओर देखने लगे। वे सभी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अध्याय 567, पुस्तक 16 खंड 16, विवाह। अध्याय 28, मोहक देव मंदिर का नया स्वामी और रॉबिन। महाराज, दोनों अंगरक्षक नेता, बूढ़ा आदमी और युवक, दोनों ने ओ येजी की ओर देखा। किन्यू ने ओ येजी की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि ओ येजी एक महान शिल्पकार हैं, उन्हें इन दो उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियों की गुणवत्ता के बारे में पता होना चाहिए, है ना? ओ येजी का चेहरा बहुत ही भद्दा था। एक उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति बनाने में उसे लगभग 100 बहुमूल्य सामग्री और 3000 से ज्यादा साल लगे। इसके अलावा आखिरकार वह जो बना पाया वह उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति कहलाने लायक भी नहीं था। फिर भी किन्यू ने इसमें केवल आधी सामग्री का ही इस्तेमाल किया था और इसे बनाने में 1 साल से भी कम समय लगा था। फिर भी अंतिम परिणाम एक ऐसी कृति थी जिसे सर्वोच्च उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति कहा जा सकता है। एक ही नजर में पता चल जाता था कि कौन बेहतर है। ओ येजी की आवाज बेहद ठंडी थी। किन्यू की उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति की गुणवत्ता वाकई सर्वोच्च है। मुझे विश्वास है कि केवल चेहो युआन ही इस दिव्य कलाकृति को पार कर पाएगा। इस कलाकृति निर्माण में मैं, ओ येजी, अपनी हीनता स्वीकार करता हूँ। उसने हार स्वीकार कर ली थी। शिल्पकार देवता के गायब होने के बाद 2 महागुरु शिल्पकारों में से एक ओ येजी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। शिल्पकला भवन के आसपास मौजूद सभी लोग तुरंत ही शोर मचाने लगे। सभी के चेहरे पर बेहद चमकदार भाव थे, विशेष रूप से अत्यंत पूर्वी ऋषि सम्राट हुआंगफू। वह पूरे समय इस बात से परेशान था कि उसके सुदूर पूर्वी क्षेत्र के माउंट डेजलिंग गोल्ड में कोई भी महागुरु कलाकृति शिल्पकार नहीं था। लेकिन ऐसा कब से था? जिस फॉर्मेशन एरे ग्रैंडमास्टर को उसने आमंत्रित किया था वह पहले ही कलाकृति शिल्पकला में आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच चुका था। किन्यू, तुम्हारी कलाकृतियों की कारीगरी की विधि किसने बनाई? इसे क्या कहते हैं? ओ येजी ने अचानक किन्यू को घूरा। उसकी निगाहें बिजली की तरह चमक रही थीं। ओ येजी, किन्यू द्वारा अपनी कलाकृति गढ़ने के दृश्य को भूल नहीं पा रहा था। हथौड़े के प्रहार का दृश्य, बवंडर और लपटों का एक दूसरे से तालमेल बिठाने का दृश्य, ये सब लगभग परिपूर्ण थे। यह इतना परिपूर्ण था कि शिल्पकार देवता चेहो युआन द्वारा अपनी कलाकृति भ्रूण गढ़ने के दृश्य से भी ज्यादा अद्भुत था। ये कलाकृति बनाने की तकनीक मैंने ही बनाई है, किन्यू ने स्पष्ट स्वर में कहा। उसमें आत्मविश्वास की चमक थी। किन्यू ने ओ येजी की ओर देखा और आगे कहा, मेरी इस कलाकृति निर्माण तकनीक में मैंने 1000 हथौड़ों से गुजरते हुए टेम्पर्ड, घूमते हुए शून्य शिल्प और कई अन्य कलाकृतियों के निर्माण की तकनीकों को मिलाया है। और फिर अनगिनत प्रयोगों के बाद मैं आखिरकार इस कलाकृति निर्माण तकनीक को बनाने में कामयाब रही। मैंने इस शिल्प तकनीक का नाम 9 क्रांति शून्य रेंडर रखा है। 9 क्रांतियां व्यर्थ रेंडर, ओ येजी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। 9 चक्कर शून्य रेंडर, 9 चरम है, 9 चक्कर 3 में। ओ येजी बुदबुदा रहा था। ओ येजी को ऐसा करते देख बाकी लोग अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाए। क्या ये हो सकता है कि ओ येजी को इतना सदमा लगा कि वह पागल हो गया? 1000 हथौड़ों से तपाया, 1000 हथौड़ों से तपाया। ओ येजी अचानक जाग गया। फिर बिजली सी चमकती निगाहों से उसने किन्यू को घूरा। तुमने पहले कहा था कि तुमने 1000 हथौड़ों से तपाया का संयोजन किया है। ये 1000 हथौड़ों से तपाया शिल्पकार देवता चेहो युआन का उत्कृष्ट कौशल था। चेहो युआन ने कभी किसी को अपनी कलाकृतियां बनाने की कला के बारे में नहीं बताया। तुम्हें ये कैसे पता चला? परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू, सौ फूल देव राजा हुआंगफू लियुगसियांग, स्वर्ण तलवार देव राजा हुआंगफू लेई और बाकी लोगों ने भी ये देखा था। बिल्कुल सही। किन्यू ने बताया कि उसने 1000 हथौड़ों से टेम्पर्ड के साथ साथ कई अन्य विधियों को भी मिलाया और फिर अनगिनत प्रयोगों के जरिए अपनी खुद की कलाकृतियां बनाने की विधि बनाई। अगर किन्यू ने 1000 हथौड़ों से टेम्पर्ड नहीं पड़ी होती तो वह उसे कैसे मिला पाता? ये हो सकता है ये किन्यू शिल्पकार भगवान चेहो युआन से संबंधित था। किन्यू ने ओ येजी की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ओ येजी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं सचमुच वरिष्ठ शिल्पकार देवता चेहो युआन से कुछ हद तक संबंधित हूँ। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन की कृपा प्रदान की है। इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए मोहक देवता का मंदिर भी छोड़ दिया है। तुम्हारे लिए मोहक भगवान का मंदिर छोड़ दिया? ओ येजी की आंखें गेंद की तरह चौड़ी हो गईं। परम पूर्व ऋषि सम्राट और बाकी सभी लोग आश्चर्य से किन्यू को देखने लगे। दिव्य क्षेत्र के सभी उच्च अधिकारी शिल्पकार देवता चेहो युआन की स्थिति से परिचित थे और यह भी कि मोहक देवता मंदिर शिल्पकार देवता का मुख्यालय था। यह सही है, मैं मोहक देवता मंदिर का नया स्वामी हूँ। किन्यू ने मुड़कर हुआंगफू जिंग की ओर देखा। राजकुमारी जिंग, आपको अंकल फू को जानना चाहिए, है ना? मोहक देवता मंदिर के गृह स्वामी, आप सभी को पता होना चाहिए कि उनका नाम फू है ना? अंकल फू। हुआंगफू जिंग चौंका। तो यह मामला था। यहाँ तक कि परम पूर्व ऋषि सम्राट के चेहरे पर भी ऐसा भाव था मानो उन्हें अचानक प्रकाश दिखाई दे गया हो। कठपुतलियाँ, वे ऐसी चीजें थीं जिन्हें उच्च पद वाले लोग खरीद सकते थे। कठपुतलियों में आत्मा नहीं होती थी और वे अपना रूप भी बदल सकती थीं।
इसलिए गॉड किंग स्तर के विशेषज्ञ भी यह नहीं पहचान पाते थे कि अंकल फू ही उस जमाने के फू थे। आखिरकार कठपुतली को अलग करने का कोई तरीका नहीं था, केवल उनके स्वामी ही स्वामी स्वीकृति के माध्यम से उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम थे। ओ येजी ने किन्यू की तरफ देखा। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। जादुई देवता मंदिर के नए स्वामी किन्यू, आप सचमुच शिल्पकार देवता के उत्तराधिकारी हैं। मुझे अपनी हार पर कोई शिकायत नहीं है। किन्यू, ओ येजी ने किन्यू को घूर कर देखा। तुम आत्मा जागरण प्रक्रिया में शिल्पकार देवता से पहले ही आगे निकल चुके हो। कलाकृतियां भ्रूण प्रक्रिया में तुममें और शिल्पकार देवता में लगभग कोई अंतर नहीं था। केवल टेम्पलिंग की प्रक्रिया में तुम एक स्तर कमजोर थे। हालांकि अपने टेम्पलिंग स्तर को बढ़ाना मुश्किल नहीं है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही एक नए शिल्पकार देवता का जन्म होगा। इतना कहने के बाद ओ येजी ने परम पूर्व ऋषि सम्राट की ओर देखा। महाराज ऋषि सम्राट, हालांकि आपने मुझे आपके लिए 3 उच्च कोटि की दिव्य कलाकृतियां बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि महामहिम ऋषि सम्राट मुझे यहाँ और अधिक अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहते। ऐसी स्थिति में मैं विदा लेता हूँ। ओ येजी ने हाथ जोड़कर सलामी दी। ओ येजी, परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू बोलने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि ओ येजी ने दृढ़ निश्चय के साथ पलट कर देखा। साथ ही उन्होंने अपने पीछे खड़े दोनों रक्षकों से गहरी और धीमी आवाज में कहा, चलो चलें। ठीक इसी तरह ओ येजी ने 2 गार्ड कप्तानों को लाया और कलाकृति शिल्प हॉल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। ओ येजी, इस मामले को स्वीकार करने का इनाम अभी तक तुम्हें नहीं मिला है। जरा रुको, परम पूर्व ऋषि सम्राट ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। उस समय परम पूर्व ऋषि सम्राट और ओ येजी इस बात पर सहमत हुए थे कि परम पूर्व ऋषि सम्राट कलाकृति निर्माण प्रक्रिया पूरी होने पर उसे पुरस्कृत करेंगे। आखिरकार पुरस्कार तो कलाकृति की गुणवत्ता के आधार पर ही तय होता था। मैंने महाराज ऋषि सम्राट की सामग्री बर्बाद कर दी है। मुझमें इनाम लेने की हिम्मत नहीं है। दूर से एक आवाज आए। ओ येजी अपने 2 रक्षक कप्तानों के साथ पहले ही गायब हो चुका था। इस बार ओ येजी को सचमुच बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह जो किन्यू से पहले एक शानदार ग्रैंडमास्टर कलाकृति शिल्पकार था, उसी कलाकृति शिल्पकला में बुरी तरह हार गया जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था। वर्तमान ओ येजी भला कैसे अपने पुरस्कार पाने का साहस कर सकता था। ओ येजी जैसे ग्रैंडमास्टर के लिए सबसे अधिक मूल्यवान था उनका चेहरा, उनकी प्रतिष्ठा। कलाकृति शिल्प हॉल के अंदर इस समय 3 महान देवराज, 3 महान महल स्वामी, जिनमें काली पवन महल के महल स्वामी गु झूंग भी शामिल थे, जो किन्यू की कला देखने आए थे। जब उन्होंने इसके बारे में सुना, वहां मौजूद कई दर्जन लोग किन्यू को देख रहे थे। उनकी निगाहों में एक अजीबोगरीब भाव था। किन्यू, परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू ने किन्यू को घूर कर देखा। मोहक देव मंदिर के नए स्वामी, ये दर्जा मेरे धुंधले रहस्यमय महल के महल स्वामी से भी थोड़ा ऊंचा है। वहां मौजूद दर्जनों लोगों की नजरों से घिरे किन्यू को कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करे, इसलिए वह बस मुस्कुरा ही सका। एक क्षण में पूरे हॉल का वातावरण मानो जम गया। अचानक एक तीखी और स्पष्ट हंसी सुनाई दी। 100 फूलों वाले देवराज हुआंगफू लियुग सिंह ने हुआंगफू यू की ओर देखा। दूसरे भाई, तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? क्या तुम नए महागुरु कलाकृति शिल्पकार को डराने की योजना बना रहे हो? हुआंगफू लियुग सियांग ने मुस्कुराते हुए किन्यू की ओर देखा। किन्यू, मेरे शिष्यों में कुछ उच्च स्तरीय दिव्य देवता हैं जिनके पास कोई उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति नहीं है। क्या ये तुम्हारे लिए संभव हो सकता है? किन्यू, स्वर्ण तलवार देवराज हुआंगफू लेई ने 100 फूलों वाले देवराज हुआंगफू लियुग सियांग की बात बीच में ही रोक दी। मुझे कलाकृतियां बनाने का शौक है, बस कलाकृति शिल्प कौशल के मामले में मेरा स्तर आपसे बहुत कम है। क्या आप मुझे कलाकृतियां बनाते हुए देखने की अनुमति दे सकते हैं? इससे पहले जब मैंने आपकी 9 क्रांति 0 रैंड कलाकृति शिल्प तकनीक देखी थी तो मेरे मन में भी कुछ समझ आई थी। पर्याप्त। परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू के हाव भाव बदल गए। किन्यू आखिरकार हमारे माउंट डेजलिंग बोल्ट के धुंधले रहस्यमय महल के महल स्वामी हैं। उन्हें भी अपने लिए समय चाहिए। महोदय, इसके अलावा धुंधले रहस्यमय महल के कई विशिष्ट मध्य स्क्वाड्रनों के पास पर्याप्त सैनिक नहीं हैं। मैं तुरंत शाही शहर के विशिष्ट स्वर्गीय देवता स्क्वाड्रन को भेज दूंगा। कितना उत्साह! 3 महान देवराजों ने किन्यू के प्रति अपना नजरिया तुरंत बदल दिया था। किन्यू को लगा कि तीनों महान देवराज उसे भी अपने स्तर का समझते हैं। ग्रैंडमास्टर कलाकृति कारीगर, हालांकि उनकी ताकत गॉड किंग से कम थी, उनकी स्थिति गॉड किंग से बहुत कम नहीं थी। इसके अलावा कई लोगों के लिए ग्रैंडमास्टर कलाकृति कारीगर ऐसे लोग थे जिनकी और भी अधिक मांग थी। न केवल 3 महान देवराजा, बल्कि अन्य 3 महान महल स्वामी और हुआंगफू कबीले के शाही कबीले के लोग भी किन्यू के प्रति आश्चर्यजनक रूप से उत्साहित हो गए थे। कई शाही कबीले के लोग भी उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति प्राप्त करने में सक्षम होने का सपना देख रहे थे। आखिरकार उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियां वास्तव में बहुत दुर्लभ थीं। किन्यू, मुझे ये युद्ध धार दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह कितना असाधारण है। इससे पहले जब ओ येजी ने ये युद्ध धार देखी थी तो उसने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। हुआंगफू लियुशुई ने किन्यू से युद्ध धार ले ली। कुछ क्षण बाद, आत्मा को भक्षण करने वाला इस युद्ध ब्लेड का विशेष प्रभाव वास्तव में आत्मा को भक्षण करने वाला है। जब हुआंगफू लियुशुई ने किन्यू द्वारा तैयार किए गए युद्ध ब्लेड का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया तो वह पूरी तरह से चकित रह गया। इससे पहले जब ओ येजी ने युद्ध ब्लेड का निरीक्षण किया था तो उन्होंने दूसरों को युद्ध ब्लेड के विशेष प्रभाव के बारे में नहीं बताया था।
जब हुआंगफू लियुशुई को युद्ध ब्लेड मिला और वह सदमे में चिल्लाया, तब बाकी लोगों को पता चला कि यह युद्ध ब्लेड इतना आश्चर्यजनक क्यों था। आत्मा का भक्षण। तीनों महान देवराजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति बनाने में सक्षम होना पहले से ही एक महानतम कलाकृति शिल्पकार होने की योग्यता रखता था। हालांकि किन्यू द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति में वास्तव में आत्मा को भस्म करने का विशेष प्रभाव था। यह निश्चित रूप से इसे उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों में से एक शीर्ष कृति होने के योग्य बनाता है। केवल क्षीण होती बर्फ जिसे शिल्पकार भगवान ने तैयार किया था ही इसे पार करने में सक्षम थी। तीन महान देवराजों और बाकी लोगों की नजरों के भाव देखकर किन्यू को बेबसी का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी शक्ति का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन कर दिया था। हालांकि वर की तलाश में ज्यादा निश्चिंतता पाने के लिए किन्यू के पास अपनी शक्ति दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आसमान से अनगिनत बिजली की कड़कती हुई बिजली गिर रही थी। हजारों मील का यह इलाका लगभग बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से ढका हुआ था। बाहरी लोग इस जगह के आसपास भी नहीं पहुंच सकते थे। इस गड़गड़ाहट और बिजली के बीच एक तैरता हुआ शहर था। ये गरज और बिजली का शहर था। दिव्य क्षेत्र की 8 महान पवित्र भूमियों में से एक। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का वज्रदंड शहर। थंडर पनिशमेंट पैलेस के ऋषि सम्राट महल के अंदर उत्तर पश्चिमी ऋषि सम्राट झो हुओ ने बैंगनी रंग का गाउन पहना हुआ था। वह अपनी कुर्सी पर सहजता से लेटे हुए थे। हल्की हंसी के साथ उन्होंने कहा, ओ येजी, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? 3 उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियाँ, क्या इसमें 10,000 साल नहीं लगने चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है? ओ येजी, तुम्हारी कलाकृतियाँ बनाने की क्षमता बढ़ गई है। महाराज, कृपया मेरा मजाक न उड़ाएं। इस समय ओ येजी दूसरी तरफ बैठा था। वह निस्तेज और शक्तिहीन लग रहा था। इस बार मैं बहुत बुरी तरह हार गया हूँ। बहुत बुरी तरह हार गए? क्या हुआ? झो हुओ सीधा बैठ गया। उसने उलझन भरी नजरों से ओ येजी को देखा। झो हुओ का ओ येजी के प्रति बहुत अच्छा रवैया था। उसने हमेशा उसके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार किया और अपने ऋषि सम्राट होने के नाते कभी भी उस पर अत्याचार नहीं किया। आखिरकार लापता शिल्पकार देवता के अलावा दिव्य क्षेत्र में केवल 2 ही महागुरु कलाकृति शिल्पकार बचे थे और दूसरा महागुरु तो सुदूर दक्षिणी क्षेत्र के प्रकाश लेंस शहर का प्रत्यक्ष वंशज था। उसके लिए किसी अन्य कुल की सेवा करना असंभव था। इस बार जब मैं सुदूर पूर्वी क्षेत्र के चमकदार स्वर्ण पर्वत की ओर बढ़ा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ शिल्पकार देवता का उत्तराधिकारी मोहक देव मंदिर का नया स्वामी मौजूद है। ओ येजी खुद पर हंसा। मुझे एक कलाकृति बनाने में 3000 साल से ज्यादा लग गए, लेकिन किन्यू ने 1 साल से भी कम समय में एक उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति बना दी जो मेरे द्वारा बनाई गई कलाकृति से भी बेहतर थी। झो वो हिंसक रूप से खड़ा हो गया। शिल्पकार भगवान का उत्तराधिकारी, उसकी शिल्पकला तो तुमसे भी ज्यादा मजबूत थी। उत्तर पश्चिमी ऋषि सम्राट झो हुओ गंभीर हो गए थे। ओ येजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। मुझे मानना होगा कि उसकी शिल्पकला मुझसे ज्यादा मजबूत थी। हालांकि उसकी शिल्पकला अभी शिल्पकार देवता से थोड़ी कमजोर है, फिर भी मेरा मानना है उसे नया शिल्पकार देवता बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। महाराज, मुझे भी लगा कि फॉर्मेशन एरे फ्लो विधि अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। इस बार मैं एकांत प्रशिक्षण में प्रवेश करना चाहता हूं ताकि कलाकृतियों के निर्माण की एक और विधि पर फिर से शोध कर सकूं। इस अवधि में मैं महामहिम के लिए कलाकृतियां नहीं बना पाऊंगा। ओ येजी अचानक उठ खड़ा हुआ। फॉर्मेशन एरे फ्लो, यह आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग के लिए शुरू से ही एक गलत रास्ता था। इस गलत रास्ते पर चलते हुए उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियां गढ़ पाना सचमुच एक ऐसा शिखर था जिस तक कोई पहुंच सकता था। चाहे कोई कितना भी प्रयास करे, फिर भी वह शिल्पकार देवता चेहो युआन के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, तुम जा सकती हो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई तुम्हें परेशान न करे। झो हो ने बेहद ईमानदारी से कहा। ओ येजी को प्रशिक्षण के लिए जाते देख झो हो की भौहें तन गईं। एक और महारथी शिल्पकार का जन्म हुआ। इसके अलावा ओ येजी ने स्वीकार किया कि वह हीन है। इसका महत्व बहुत बड़ा था। इस दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं थी जिससे हवा न रिसती हो, चाहे वह माउंट डेजलिंग गोल्ड हो या थंडर पनिशमेंट सिटी। नए ग्रैंडमास्टर आर्टवर्क कारीगर के उदय की खबर फैल ही जाती। जल्द ही दिव्य क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों को ये पता चल गया कि क्या हुआ था। उन्हें एक खास बात भी पता चली। किन्यू की शिल्पकला ऐसी थी कि ओ येजी भी खुद को हीन समझने लगा। इसके ठीक बाद विभिन्न ऋषि सम्राटों और यहाँ तक कि 3 महान आरोही शक्तियों ने लगातार पश्चाताप करना शुरू कर दिया। उस समय जब किन्यू ने एक गठन सरणी स्थान स्थापित करने में कामयाबी हासिल की थी तो उन्होंने उसे आमंत्रित करने के लिए केवल स्वर्गीय देवताओं को भेजा था। अंततः चूंकि परम पूर्व ऋषि सम्राट के पास अनुकूल स्थान था, वह सबसे पहले किन्यू तक पहुंचने में सफल रहे। यदि वे ऋषि सम्राट के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से जाकर उसे आमंत्रित करते तो संभवतः किन्यू उनके पास जाता। लेकिन किसने सोचा होगा कि किन्यू एक महान शिल्पकार बन जाएगा। और तो और, अब तो ऐसा लग रहा है कि किन्यू को नया शिल्पकार देवता बनने की भी उम्मीद थी। अध्याय 568, पुस्तक 16 खंड 16, विवाह। अध्याय 29, स्पष्ट शब्द और रॉबिन। उत्तरी क्षेत्र का तैरता बर्फ शहर। उड़ते बादल हवेली। उड़ते हुए बादलों का महल तैरते हुए बर्फ शहर में एक बहुत ही शानदार महल माना जा सकता है। ये बहते हुए बर्फ शहर में थंडर पनिशमेंट सिटी के राजकुमार झो जियान का निवास भी था।
उड़ते हुए बादलों के महल के शांत आंगन में बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे पेड़ों के ऊपर से गिर रहे थे। फिर भी झोउ जियान अपने सामने निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता को देखकर भौहें चढ़ा रहा था। तुमने कहा कि एक नया ग्रैंडमास्टर आर्टिफैक्ट कारीगर सामने आया है, और उसकी आर्टिफैक्ट बनाने की क्षमता ओ येजी से भी ज्यादा मजबूत है। झोउ जियान ने सवाल किया। और वह आदमी क्या फॉर्मेशन एरे ग्रैंडमास्टर किन्यू है? निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता ने आदरपूर्वक कहा। हाँ, यह सही है मेरे स्वामी। इसके अलावा ये भगवान ओ येजी ही थे जिन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि वे निम्नतर हैं। किन्यू। झोउ जियान की भौहें और भी ज्यादा तन गईं। फिर उसने हाथ हिलाया। तुम वापस जा सकते हो। जी हाँ मेरे स्वामी। निम्नस्तरीय स्वर्गीय देवता जल्दी से आंगन से चले गए। केवल झोउ जियान ही आंगन में खड़ा रहा। बर्फ के टुकड़े उसके शरीर पर गिरे, लेकिन उसने उनकी जरा भी परवाह नहीं की। किन्यू, इस नए ग्रैंडमास्टर कलाकृति शिल्पकार का नाम किन्यू क्यों रखा जाना चाहिए? झोउ जियान थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। वह किन्यू नाम से नफरत करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि झोउ जियान जानती थी कि जब लियर नश्वर लोक में थी तो जिस युवक को वह जानती थी उसका नाम भी किन्यू था। उन दोनों का नाम किन्यू है। क्या वे आपस में रिश्तेदार हो सकते हैं? झोउ जियान तुरंत खुद पर हंसा। मैं सचमुच विक्षिप्त हूँ। 10,000 साल से भी ज्यादा पहले वह किन्यू नश्वर लोक में एक अमर साधक ही था। उसकी साधना की गति चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, उसके लिए दिव्य लोक का महागुरु शिल्पकार बनना असंभव है। झोउ जियान के लिए नश्वर लोक से आया एक अमर साधक केवल एक चींटी था। उसने कभी उनकी परवाह नहीं की थी। हालांकि झोउ जियान भूल गया था, इस दुनिया में ऐसी स्थानिक दिव्य कलाकृतियां थीं जिनमें समय को तेज करने की क्षमता थी। जब 10,000 से ज्यादा वर्षों को 1000 गुना तेज किया जाए तो ये 10 करोड़ वर्षों से भी ज्यादा होगा। जिस समय झोउ जियान को ये जानकारी मिली उसी समय वुड मैंशन की जियान लियन को भी यह जानकारी मिल गई थी। किन्यू के साथ हुए समझौते के अनुसार जैसे ही किन्यू ने मोहक देव मंदिर के नए स्वामी के रूप में अपनी स्थिति का प्रचार किया, वह परम उत्तर ऋषि सम्राट के पास जाकर सूचित करेगा कि वे ली एर के लिए दूल्हे की खोज शुरू कर सकते हैं। लकड़ी हवेली के अंदर। मुझे लगता है कि ली एर अभी भी लिटिल यू के ब्रह्मांडीय स्थान में है। जियान लियन ने दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देखा। मैं लिटिल यू को तैयारी के लिए कुछ समय दूंगी। 10 साल बाद मैं जाकर बड़े भाई को इस बारे में बताऊंगी। दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए 10 वर्ष का समय बहुत कम था। जियान लियन ने ऐसा करने का फैसला इसलिए किया ताकि किन्यू को तैयारी के लिए अधिक समय मिल सके। किन्यू ने लगभग आधा साल लगाकर एक और उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति तैयार की। परम पूर्व ऋषि सम्राट ने मूल रूप से ओ येजी से 3 उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियां तैयार करने का अनुरोध किया था। ओ येजी ने केवल एक उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति तैयार की थी। इस प्रकार युद्ध ब्लेड सहित किन्यू ने 2 उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियां तैयार की थीं। महामहिम ऋषि सम्राट, इस शिल्प सत्र के बाद मुझे लगता है कि मैं अभी भी उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियां बनाने में थोड़ा असमर्थ हूँ। यह अधीनस्थ जरूर वापस आएगा और थोड़ा और प्रशिक्षण लेगा। किन्यू ने उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियां परम पूर्व ऋषि सम्राट को सौंपते हुए कहा। इस समय परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू बहुत अच्छे मूड में थे। जब किसी के पास अपना खुद का महागुरु शिल्पकार होता था तो बात ही अलग होती थी। उस समय ओ येजी ने कलाकृतियां बनाने के लिए बहुत ऊंची कीमत मांगी थी। लेकिन किन्यू का क्या? उसने तो कुछ भी नहीं मांगा। बस कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में परम पूर्व ऋषि सम्राट ने किन्यू को कुछ सामग्री दी। किन्यू, आगे बढ़ो और प्रशिक्षण लो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताओ। मैं तुम्हारे लिए उसे लाने की पूरी कोशिश करूंगा। परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। धन्यवाद महाराज ऋषि सम्राट, किन्यू ने थोड़ा झुककर कहा। किन्यू को साफ साफ महसूस हुआ कि अब जब वह 3 महान देवराजों से मिला तो उनमें अहंकार नहीं दिखा, बल्कि वे उसके प्रति बेहद मिलनसार हो गए थे। जहाँ तक अन्य लोगों का प्रश्न है, तीनों महान देवराजों में अभी भी अपना सामान्य अहंकार था। मुझे लगता है कि ली र बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। किन्यू को थोड़ा बुरा लगा, चूंकि वह 3000 साल से भी ज्यादा समय से बाहर था। ली र भी अपने ब्रह्मांड के अंदर कई करोड़ सालों से प्रशिक्षण ले रहा होगा। किन्यू धुंधले रहस्यमय महल की ओर दौड़ा। दूसरों को ये कहकर कि कोई उसे परेशान न करे, वह अपने ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। नया ब्रह्मांड, नए बैंगनी रहस्यमयी तारे पर, पूर्वी धुंधले पहाड़ की सतत पर्वत श्रृंखला पर एक छोटी सी चोटी पर एक सफेद वस्त्र पहनी महिला खड़ी थी। ये लियर ही थी जिसने अपना प्रशिक्षण रोक दिया था। बड़े भाई किन्यू, आप कब वापस आओगे? ली एर के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। लियर को अचानक लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया हो। लियर चौंक गई। हालांकि उस जानी पहचानी आभा से उसे पता चल गया कि कौन आया है। लियर, वह आवाज जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी, एक बार फिर उसके कानों के पास सुनाई दी। बड़े भाई किन्यू। ली एर ने मुड़कर किन्यू को सुखद आश्चर्य से देखा। तुम आखिरकार वापस आ ही गए। ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। तुम बाहर क्यों हो और कलाकृति शिल्प हॉल में प्रशिक्षण क्यों नहीं ले रही हो? किन्यू ने पूछा। किन्यू के नजरिए से अगर ली एर खुद को प्रशिक्षण में पूरी तरह डुबो दे तो समय बहुत तेजी से बीत जाएगा। ली एर ने किन्यू की ओर देखा। उसने अपना मुंह थोड़ा सा ऊपर उठाया और किसी बिगड़ैल बच्चे की तरह सिर हिलाया। नहीं, कलाकृतियों के निर्माण हॉल में समय बहुत धीरे धीरे बीतता है। कलाकृतियों के निर्माण हॉल में 10,000 साल बाहर बिताए गए 1 साल के बराबर होंगे।
इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करने बाहर आई हूँ। और हाँ, मैंने बस थोड़ी देर इंतजार किया है और तुम वापस आ गई हो। ये शब्द सुनकर किन्यू भावुक हो गया। छोटा सा क्षण किन्यू इस ब्रह्मांड का स्वामी था। जब किन्यू शिल्पकला कर रहा था तो उसने देखा कि ली एयर कलाकृति शिल्पशाला से निकलकर पूर्वी धुंध पर्वत की चोटी पर उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि चूंकि वह शिल्पकला में व्यस्त था, इसलिए उसका ध्यान भंग नहीं हो सका। इस प्रकार उसने अब तक खुद को पूरी तरह से संयमित रखा था। बस किन्यू लियर की दूसरों के प्रति इतनी समझदारी से और भी प्रभावित हो गया। इसी वजह से वह उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगा। लियर, मैंने पहले ही दुनिया को बता दिया है कि मैं मोहक देव मंदिर का नया स्वामी हूँ। प्रचारित। लियर के चेहरे पर सुखद आश्चर्य भरा भाव था। लियर अपने दिल में अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार जब किन्यू ने बेविचिंग गॉड मंदिर के नए स्वामी के रूप में अपनी पहचान प्रचारित कर दी तो अंकल लैन जाकर उसके शाही पिता से उसके दूल्हे की खोज के मामले को औपचारिक रूप से प्रचारित करने के लिए कहेंगे। बड़े भाई किन्यू, क्या आप दूल्हे की खोज में भाग लेने के लिए फ्लोटिंग स्नो सिटी जा रहे हैं? ली र ने एक बार फिर पूछा। दूल्हे की खोज में भाग लेना अत्यंत कठिन होगा। अगर किन्यू को महागुरु कलाकृति शिल्पकार और जादुई देव मंदिर के नए स्वामी की पहचान न होती तो उसे ली एयर से शादी की ज्यादा उम्मीद नहीं होती। हालांकि अब किन्यू में बाकी 4 लोगों से मुकाबला करने की काफी ताकत थी। निश्चिंत रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। किन्यू ने लियर को और भी कसकर गले लगाया और उस गर्म एहसास का आनंद लिया। किन्यू अपने ब्रह्मांड में केवल एक दिन ही रुका था। द सेकंड डे। लियर, मैं तुरंत जाकर परम पूर्व ऋषि सम्राट को इस मामले की सूचना दूंगा। मुझे विश्वास है कि वे इसका विरोध नहीं करेंगे। उसके बाद मैं सीधे तैरते हुए बर्फ शहर के लिए रवाना हो जाऊंगा। किन्यू लियर की ओर देखते हुए मुस्कुराया। लियर के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। बड़े भाई किन्यू, परम पूर्व ऋषि सम्राट वास्तव में इसका विरोध नहीं करेंगे? ली र थोड़ा चिंतित था। वह ऐसा नहीं करेगा जब तक कि वह मुझे माउंट डेजलिंग गोल्ड छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। किन्यू की आवाज थोड़ी ठंडी थी। लियर के लिए किन्यू सब कुछ त्यागने को तैयार था। चाहे कोई भी हो, वे उसे और लियर को रोक नहीं पाएंगे। हालांकि किन्यू परम पूर्व ऋषि सम्राट के प्रति अनुकूल धारणा रखता था, लेकिन जब परम पूर्व ऋषि सम्राट ने उसे आमंत्रित किया तो उसने ऐसा उसकी शक्ति को उच्च सम्मान की दृष्टि से देखते हुए किया था। यदि वह किन्यू को मना कर देता तो किन्यू दृढ़तापूर्वक उसे छोड़ देने का निर्णय ले लेती। किन्यू धुंधले रहस्य महल में लौट आया। अंकल फू, कियूजोंग, तुम दोनों तैयार हो जाओ। मैं बाहर जाने की योजना बना रहा हूँ। तुम दोनों मेरे पीछे आ सकते हो, किन्यू ने सीधे कहा। अंकल फू और कियूजोंग फू ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे दोनों उलझन में थे। गुरुजी, आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? महाराज, आप जा रहे हैं। 2 प्यारी लड़कियां बगल से आईं। ये दोनों लड़कियां हांग यू और लू शुई थीं, जो अपने दिव्य कष्टों से उबर चुकी थीं। वू लैन और उनके साथी पहले ही अपने दैवीय कष्टों को पार कर चुके थे। सबसे उत्तरी तैरते बर्फ शहर तक। किन्यू ने स्पष्ट स्वर में कहा। अंकल फू की आंखें तुरंत चमक उठीं। अंकल फू किन्यू के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि किन्यू सुदूर उत्तरी क्षेत्र के तैरते बर्फीले शहर में जाकर क्या करने वाली है। अंकल फू ने तुरंत कहा। गुरुजी, मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। किन्यू ने हल्के से सिर हिलाया। फिर वह धुंधले रहस्यमय महल से निकलकर परम पूर्व ऋषि सम्राट के महल की ओर चल पड़ा। परम पूर्व ऋषि सम्राट के महल के पीछे के बगीचे में परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू, उनकी महारानी शू यान और उनकी बेटी हुआंगफू जिंग आपस में बातें कर रहे थे। हुआंगफू यू और शू यान दोनों के चेहरे मुस्कुराहट से भरे हुए थे। छोटी जिंग, इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? किन्यू वाकई बहुत ही बेहतरीन इंसान है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे मन में उसके बारे में अच्छी राय है। ऐसे में मैं, तुम्हारा शाही पिता, जाकर उसे तुम्हारे लिए बता दूंगा। तुम क्या सोचती हो? हुआंगफू यू ने हल्के से हंसते हुए कहा। हुआंगफू जिंग और मिस्टी मिस्टिक पैलेस के पैलेस मास्टर किन्यू के बीच एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। यह ऐसी बात थी जिसे चमकदार सोने के शहर में लगभग हर कोई जानता था। इसके अलावा हुआंगफू लिंग, हुआंगफू लिहो, हुआंगफू लियूशुई और कई अन्य लोगों ने अक्सर परम पूर्व ऋषि सम्राट से इसका उल्लेख किया था। हालांकि अतीत का किन्यू अत्यंत उत्कृष्ट था, फिर भी परम पूर्व ऋषि सम्राट द्वारा अपनी पुत्री को आगे भेजने की पहल करना असंभव था। हालांकि वर्तमान किन्यू ने परम पूर्व ऋषि सम्राट को पहले ही बहुत संतुष्ट कर दिया था। एक महान शिल्पकार। इसके अलावा वह एक ऐसा व्यक्ति था जो संभावित रूप से नया शिल्पकार देवता बन सकता था। यह महागुरु कलाकृति शिल्पकार हुआंगफू वंश का प्रत्यक्ष वंशज नहीं था। इस प्रकार परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू तत्काल इस ग्रैंडमास्टर कलाकृति शिल्पकार को माउंट चमकदार सोने में बंद करने के लिए विवाह की विधि का उपयोग करना चाहता था। शाही पिता, अगर आप इतनी सीधी बात करेंगे तो क्या यह मेरे लिए शर्मनाक बात नहीं होगी? हुआंगफू जिंग थोड़ा अपमानित और क्रोधित था। क्या कोई महिला ऐसे मामलों में पहल कर सकती है? परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू और उनकी पत्नी शू यान ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। हुआंगफू जिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया, मानो उससे खून टपकने वाला हो। छोटी जिंग, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारे शाही पिता अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे बोलना है। मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करूंगा। परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू जोर से हंसे। तुम भी मेरी परम पूर्व ऋषि सम्राट की पुत्री हो। तुम भी एक उच्च स्तरीय दिव्य देवता हो। तुम किन्यू की बराबरी कर सकती हो। छोटी जिंग,
जू यान भी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि हम जो करने की योजना बना रहे हैं वह अच्छा होगा? हुआंगफू जिन का चेहरा पहले से ही लाल था। उसने अपना मुंह हिलाया। सब कुछ मेरे माता पिता तय करेंगे। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। हालांकि परम पूर्व ऋषि सम्राट और उनकी पत्नी ने इसे बहुत साफ सुना। इससे उनमें से दो मुस्कुराने भी लगे। दिव्य लोक में समान स्तर की प्रतिष्ठा और एक दूसरे के प्रति आत्मीयता वाले जोड़े अत्यंत दुर्लभ थे। परम पूर्व ऋषि सम्राट इस बात से प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा। साथ ही उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि किन्यू उनके परम पूर्वी क्षेत्र के चमकदार स्वर्ण पर्वत के साथ और भी अधिक घनिष्ठ हो जाएगी। महाराज, अचानक बाहर से एक पहरेदार दौड़कर अंदर आया। वह परम पूर्व ऋषि सम्राट से कुछ ही दूरी पर चला गया, झुककर प्रणाम किया और बोला, धुंधले रहस्य महल के महल स्वामी भगवान किन्यू बाहर हैं और एक महत्वपूर्ण मामले में महाराज से मिलने की इच्छा रखते हैं। हाँ, हम अभी उसके बारे में बात कर रहे थे और वो आ गया। छोटे जिंग, शायद मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो ही इसका जिक्र करेगा। परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू दिल खोलकर खुश हुए। फिर उन्होंने पहरेदार से कहा, जल्दी जाओ और किन्यू को अंदर आने दो। हाँ, वह गार्ड तेजी से चला गया। परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू और उनकी पत्नी शू यान हुआंगफू जिंग की ओर देखते ही मुस्कुरा उठे। हुआंगफू जिंग ने गहरी सांस ली। उसने खुद को थोड़ा शांत किया। हालांकि उसका चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था। कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। परम पूर्व ऋषि सम्राट, उनकी पत्नी और हुआंगफू जिंग सभी ने दूर की ओर देखा। उन्होंने किन्यू को देखा, जिसने काला गाउन पहना हुआ था और वह छोटे से रास्ते से उनकी ओर आ रहा था। महामहिम ऋषि सम्राट, महारानी, राजकुमारी जिंग, किन्यू ने थोड़ा झुककर कहा। परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू और शू यान दोनों मुस्कुराए और किन्यू की ओर सिर हिलाया। सिर्फ हुआंगफू जिंग की धड़कन अभी भी तेज थी और उसका चेहरा थोड़ा लाल था। किन्यू, क्या तुम एक दिन पहले ही अपने घर नहीं लौटे थे? तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है? परम पूर्व ऋषि सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो खुद को बोलने से रोकने की कोई जरूरत नहीं है। परम पूर्व ऋषि सम्राट को ये शब्द कहते हुए सुनकर किन्यू को भी थोड़ा आराम महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद किन्यू ने अपने आने का उद्देश्य बताना शुरू किया। महाराज, मैं सुदूर पूर्वी क्षेत्र के चमकदार स्वर्ण पर्वत पर काफी देर से हूँ। मेरे पास एक बात है जो मुझे अभी तक आपको बतानी है। ओह, तुम्हारे पास कोई और राज है? परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू अभी भी मुस्कुराते हुए किन्यू को देख रहे थे। मोहक देव मंदिर के राज के अलावा मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और क्या राज हैं। रहस्य शब्द सुनकर हुआंगफू जिंग भी अपने कान खड़े करके ध्यान से सुनने से खुद को रोक नहीं पाए। किन्यू शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत समय पहले, जब मैं अभी बहुत कमजोर था, मेरी मुलाकात सुदूर उत्तरी क्षेत्र के तैरते हिमनगर की राजकुमारी जियांग ली से हुई थी। बाद में मुझे सुदूर उत्तरी ऋषि सम्राट की सार्वजनिक वर खोज के बारे में पता चला। वर खोज में भाग लेने वालों में से ज्यादातर असाधारण शक्ति और रुतबे वाले होते हैं। उस समय मैंने सुदूर उत्तरी क्षेत्र के तैरते हिमनगर की ओर बढ़ने से पहले कलाकृतियां बनाने में कोई उपलब्धि हासिल करने की योजना बनाई थी और अब मुझे कलाकृति निर्माण के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि हासिल करने वाला माना जा सकता है। मैं उस सार्वजनिक वर खोज में भाग लेने के लिए परम उत्तरी क्षेत्र के तैरते हिमनगर के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर चुका हूँ। मुझे आशा है कि महामहिम ऋषि सम्राट मुझे कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे। किन्यू ने एक ही सांस में ये सब कह दिया। ये शब्द कहने के बाद वह परम पूर्वी ऋषि सम्राट की ओर देखने लगा। किन्यू के दिल में ये बस एक प्रक्रिया थी। जब तक परम पूर्व ऋषि सम्राट मूक नहीं थे, वे किन्यू के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेंगे। तथापि किन्यू की बातें सुनकर हुआंगफू जिंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हुआंगफू जिंग की माँ शू यान भी भौहें चढ़ाने लगीं। जहाँ तक परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू का सवाल है, उनकी वो मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उनके चेहरे पर पानी जैसी उदासी और शांति थी। किन्यू, क्या तुम सचमुच जियांग ली की सार्वजनिक वर खोज में शामिल होने की योजना बना रहे हो? अध्याय 569, पुस्तक 16 खंड 16, विवाह, अध्याय 30, हृदय की गांठ और रॉबिन। किन्यू ने तुरंत परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू और उनके भावों में आए बदलाव को भांप लिया। हालांकि किन्यू को ये भी अंदाजा था कि परम पूर्व ऋषि सम्राट उसके अनुरोध से बहुत खुश नहीं होंगे। केवल वर की खोज में भाग लेने का यह मामला कुछ ऐसा था जो उसे करना ही था। महाराज, मैंने इस बात को हमेशा अपने दिल में छिपाकर रखा था। साथ ही यही वजह थी कि मैं कलाकृतियों की कारीगरी का प्रशिक्षण और शोध करने के लिए जी जान से जुटी रही। किन्यू ने गंभीरता से कहा, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक साधना करता है तो व्यावहारिक रूप से सभी साधकों के हृदय में एक लक्ष्य होता है। ये सुनकर परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू को भी पता चल गया कि किन्यू का लक्ष्य असल में जियांग ली था। वह जानता था कि किन्यू को मनाना उसके लिए नामुमकिन होगा। चाहे जो भी हो, किन्यू एक महारथी शिल्पकार था जिसकी दिव्य लोक में बहुत मांग थी। अगर वह किन्यू के प्रति अतिशयोक्ति करता तो किन्यू के लिए चमकदार स्वर्ण पर्वत को छोड़ना संभव हो जाता। हुआंगफू यू स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगा। हुआंगफू यू के चेहरे पर फिर से भाव आ गए। उसने समझाने के कुछ शब्द कहे, किन्यू, अगर तुम सचमुच ऐसा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। बस मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग वर खोज में भाग ले रहे हैं उनमें से कई का ईश्वरीय क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर तुम भी इसमें भाग लो तो भी यह बहुत मुश्किल होगा।
वह लक्ष्य जिसके लिए वह इतने वर्षों से प्रयासरत था, वह केवल कठिनाइयों के कारण कैसे हार मान सकता था। धन्यवाद महाराज ऋषि सम्राट। किन यू मुस्कुराया और झुककर प्रणाम किया। फिर उसने कुछ और नहीं कहा। इससे पहले जब हुआंगफू यू ने ये शब्द कहे थे तो उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह किन यू को नहीं रोकेगा। किन यू, क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि तुम जियांग ली को नहीं जानती? एक तीखी और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। किन यू ने मुड़कर देखा। ये हुआंगफू जिंग था, जिसका रंग बहुत पीला था। हुआंगफू जिंग को देखकर किन यू की पहली प्रतिक्रिया थी सिरदर्द। किन यू के दिल में हुआंगफू जिंग एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, बस किन यू के मन में उसके लिए जरा भी भावना नहीं थी। जब से उसके दिल में ली एर थी, बाकी लड़कियां उसके दिल को जरा भी नहीं छू पाईं। राजकुमारी जिंग, उस समय मेरी शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी। अगर मैंने ऐसा कहा भी तो भी यह व्यर्थ होगा। मैं खुद को अपमानित भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, किन यू ने गंभीरता से कहा। किन यू को पूरी उम्मीद थी कि हुआंगफू जिंग इस बात पर नाराज नहीं होगा, वरना उसे भी अपराधबोध होता। हुआंगफू जिंग 2-3 बार उदास होकर हंसा। उस समय जब तुमने मुझसे जियांग ली के बारे में पूछा था तो मुझे शक था कि तुम उससे रिश्तेदार हो। तो सच में यही था। छोटी जिंग, एक विस्मयकारी धीमी चीख सुनाई दी। बोलने वाला व्यक्ति परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू था। हुआंगफू यू पूरी तरह गंभीर हो गया और हुआंगफू जिंग की ओर देखने लगा। छोटी जिंग, किन यू हमारे धुंधले रहस्य महल का महल स्वामी है। वह किसे पसंद करता है, किसे अपनाना चाहता है। हालांकि मैं ऋषि सम्राट हूँ, फिर भी यह ऐसी बात नहीं है जिसे मैं उस पर थोप सकूं। शाही पिता, मुझे पता है। हुआंगफू जिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। किन यू चिंतित हो गया। साथ ही उसने हुआंगफू जिंग का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से हुआंगफू जिंग की मनःस्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। किन यू, अगर आपको उस तैरते हुए बर्फीले शहर के दूल्हे की खोज में मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताइए, परम पूर्व ऋषि सम्राट ने मुस्कुराते हुए किन यू से कहा। किन यू को राहत महसूस हुई। परम पूर्व ऋषि सम्राट ने न केवल उसे रोका बल्कि उसकी मदद भी की। इससे स्वाभाविक रूप से किन यू के मन में परम पूर्व ऋषि सम्राट के प्रति और भी ज्यादा सकारात्मक धारणा बन गई। हुआंगफू जिंग की आंखें चमक उठीं। उसने सिर उठाया और किन यू की ओर देखा। किन यू, क्या तुम जाने से पहले मेरे घर आ सकती हो? मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। लिटिल जिंग। हुआंगफू यू थोड़ा गुस्से में लग रहा था। हुआंगफू जिंग ने परम पूर्व ऋषि सम्राट हुआंगफू यू को मुस्कुराते हुए कहा, शाही पिता, निश्चिंत रहें, मैं बस किन यू से बातचीत करने की योजना बना रहा हूँ। मेरा और कोई इरादा नहीं है। परम पूर्व ऋषि सम्राट यू ने सिर हिलाया। चाहे जो भी हो, हुआंगफू जिंग अभी भी एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवी थी। उसकी आत्मा के उच्च स्तर के साथ आघात सहने की उसकी क्षमता भी उतनी कम नहीं होगी। किन यू, क्या तुम मेरे घर आने को तैयार हो? हुआंगफू जिंग ने किन यू को मुस्कुराते हुए कहा। किन यू को थोड़ा सुन्न महसूस हुआ, हालांकि वह क्या कर सकता था। किन यू ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी जिंग, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। किन यू के चेहरे पर अभी भी शांति और अविचलता थी। हुआंगफू जिंग ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने मुड़कर परम पूर्व ऋषि सम्राट को प्रणाम किया। राजा पिता, राजमाता, आपकी बेटी पहले विदा लेगी। ये कहने के बाद हुआंगफू जिंग जाने के लिए मुड़ी। जाते हुए उसने किन यू पर एक नजर डाली। किन यू ने हाथ जोड़कर कहा, महामहिम ऋषि सम्राट, महारानी, मैं भी विदा लेता हूँ। अच्छा, तुम दोनों जा सकते हो, हुआंगफू यू ने मुस्कुराते हुए कहा। बस यूं ही किन यू हुआंगफू जिंग के पीछे पीछे उसके साथ चली गई। जहां तक परम पूर्व ऋषि सम्राट और उनकी पत्नी का सवाल है, उन्होंने किन यू और हुआंगफू जिंग को जाते हुए देखा। उन दोनों के जाने के बाद ही उन्होंने बातचीत शुरू की। महाराज, लिटिल जिंग, वह जू यान थोड़ा चिंतित था। वह अच्छी तरह समझती थी कि परम पूर्व ऋषि सम्राट ने पहले जो किया था वह क्यों किया। आखिरकार किन यू कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपनी मर्जी से हुक्म चला सकें। एक महारथी शिल्पकार, वह ऐसा व्यक्ति था जिसे दिव्य क्षेत्र की सभी प्रमुख शक्तियां चाहती थीं। हुआंगफू यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए शांत और संयमित भाव से कहा, शू यान, तुम निश्चिंत रहो। एक तो छोटी जिंग की मानसिकता बहुत दृढ़ है, वह सिर्फ ऐसी बात के लिए कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगी। दूसरी बात, यह निश्चित नहीं है कि किन यू सिर्फ इसलिए सफल हो पाएगा क्योंकि उसने वर खोज में भाग लेने का फैसला किया है। जू यान को भी तुरंत दिव्य लोक की उन सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं की याद आ गई जो वर खोज में भाग ले रही थीं। उसने भी सिर हिलाया। डुआनमू यू, शिंटू फान, कुई यिनहो और झोउ जियान, क्या इनमें से कोई ऐसा था जिसे संभालना आसान था? भले ही किन यू एक महारथी शिल्पकार था, फिर भी उसे उन चारों के बराबर ही माना जा सकता था। वर खोज में उसके जीतने की संभावना केवल 20% थी। जब किन यू दूल्हे की खोज में असफल हो जाएगा तो शायद वह जिंग एर के साथ समाप्त हो जाएगा। हुआंगफू यू ने मुस्कुराते हुए कहा। जू यान ने हल्के से सिर हिलाया। उसने धीमी आह भरी और कहा, हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि किन यू नाकाम हो जाए। शाही शहर, हुआंगफू जिंग का हवेली घर। दिन धीरे धीरे गहराता गया। सुदूर उत्तरी क्षेत्र के तैरते हिमनगर से रात का काला पर्दा पूरे दिव्य क्षेत्र को ढक चुका था। रात के आकाश के नीचे लालटेन की धुंधली रोशनी में किन यू और हुआंगफू जिंग एक पत्थर की बेंच पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। उनके पीछे एक घुमावदार विलो का पेड़ था। विलो के पेड़ की अनगिनत शाखाएं हवा से उड़कर नीचे उन दोनों के बगल में हिल रही थीं। किन यू चुप था। समय की कमी के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने बगल में बैठी हुई हुआंगफू जिंग पर एक नजर डाली।
हुआंगफू जिंग के बाल हवा से उड़ रहे थे। वे किन्यू की आंखों के सामने आगे पीछे हो रहे थे। किन्यू को अचानक लगा कि यह हुआंगफू जिंग थोड़ा दयनीय था। किन्यू, आपकी साधना की गति सचमुच तेज है। हुआंगफू जिंग सबसे पहले बोले। अरे, ये बुरा नहीं है। किन्यू की प्रतिक्रिया थोड़ी अनाड़ी लग रही थी। तभी हुआंगफू जिंग ने एक धीमी आह भरी। मुझे अभी पता चला कि तुमने इतनी मेहनत से जो प्रशिक्षण लिया है वह असल में छोटी बहन जियांग ली के लिए था। हाँ, छोटी बहन जियांग ली वाकई बहुत अच्छी इंसान है। जो भी उसके संपर्क में रहा है वह उसे पसंद करने लगा है। यह सही है, लियर एक बहुत अच्छा इंसान है। किन्यू लियर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ली एर के बारे में सोचते ही किन्यू के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। हुआंगफू जिंग ने किन्यू पर एक नज़र डाली और उसके चेहरे के भाव देखे। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। किन्यू, बताओ, ऐसा क्यों है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को पसंद करता है तो उसके लिए ये समझना इतना मुश्किल हो जाता है कि वह उसे क्यों पसंद करता है। इतने सालों तक दिव्य लोक में रहने के बाद मुझे कोई भी दूसरा मर्द पसंद नहीं आता, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ और समय बिताने के बाद मुझे लगा कि तुम मुझे आकर्षित कर रही हो। ऐसा क्यों? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। हुआंगफू जिंग ने ये शब्द धीरे से कहे मानो वह किसी और के बारे में बात कर रही हो। उसने सोचा भी नहीं था कि किन्यू उसके साथ है। किन्यू चौंक गया। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ये हुआंगफू जिंग क्या कह रहा है? किन्यू को तेज सिर दर्द हुआ। उसने अपने बगल में खड़े हुआंगफू जिंग की ओर देखा। बस, किन्यू ने अपने मन में पहले ही फैसला कर लिया था, इसलिए वह बस अपना मन शांत कर सका। फिर उसने कहा, राजकुमारी जिंग, इस बारे में मैं भी ज्यादा निश्चित नहीं हूँ। तो फिर तुम्हारा और छोटी बहन जियांग ली का क्या हुआ? हुआंगफू जिंग ने जल्दी से पूछा। उसी समय उसने किन्यू की ओर देखा। जियांग ली का जिक्र आते ही किन्यू एक बार फिर मुस्कुराने लगी। मैं ये कैसे कहूँ, राजकुमारी जिंग, बचपन से लेकर जवानी तक मैं हमेशा खुद को प्रशिक्षित करने और दूसरों से लड़ने की कड़ी मेहनत करती रही हूँ। अब तो मुझे खुद को चुनौती देने का ऐसा एहसास भी पसंद आने लगा है। हालांकि किन्यू की नज़र धुंधली हो गई। जब मैं ली र के साथ था तो मुझे लगा कि मेरा दिल बेहद शांत है, मानो कोई अकेली नाव किनारे पर लौट आए हो। नश्वर लोक में मैं ली र को कई दशकों से जानता हूँ। हमारे बीच भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो दुनिया को हिला दे। हमारे बीच जीवन और मृत्यु का कोई अविस्मरणीय अलगाव भी नहीं था। हमारे पास बस एक दूसरे के लिए शांतिपूर्ण देखभाल और चिंता थी। आंखों से एक भाव, एक मुस्कान, हम केवल इनके माध्यम से दूसरे व्यक्ति की सोच को भांप पा रहे थे। किन्यू के चेहरे पर एक बहुत ही स्वाभाविक मुस्कान थी। हुआंगफू जिंग ने शांति से किन्यू की बात सुनी और उसने किन्यू की ओर देखा। किन्यू की मुस्कान वाकई कोमल है। बस, वो मुस्कान छोटी बहन जियांग ली की तरफ है। हुआंगफू जिंग ने मन ही मन सोचा, जब वो शतरंज खेलती थी तो मैं उसे किनारे से देखता रहता था। जब मैं दूसरों से बातें करता तो वो हमारे लिए चाय या फल लाती। वो दिन मुझे हमेशा याद आते हैं। किन्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। किन्यू का दिल सचमुच बहुत थक गया था। ली एर के साथ रहने पर ही वह खुद को ढीला छोड़ पाता था। अपनी यादों में पूरी तरह डूबे किन्यू को कुछ देर बाद ही होश आया। तभी किन्यू को याद आया कि वह हुआंगफू जिंग से बातें कर रहा था। मुझे क्षमा करें। किन्यू ने हुआंगफू जिंग की ओर देखा। हुआंगफू जिंग के चेहरे पर भी शांति छा गई थी। वह पूरे समय किन्यू को देख रही थी और उसकी आंखें खुलने का इंतजार कर रही थी। फिर उसने किन्यू को मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कहा है उसे सुनकर मैं पहले ही समझ सकती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हो। हुआंगफू जिंग खुद पर मुस्कुराई और बोली, किन्यू, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह मजाक नहीं लगेगा, लेकिन मैंने पहले कभी भी पुरुषों और महिलाओं के मामलों पर बात नहीं की। इस बारे में मैं बिल्कुल अनजान हूँ। बस एक उलझन भरी अनुभूति थी। लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे पता चला कि एक औरत की खुशी एक ऐसे पुरुष के साथ होनी चाहिए जो उसे प्यार करे और उसके हर पहलू का ध्यान रखे। मुझे सचमुच छोटी बहन जियांग ली से ईर्ष्या है। बस, वह तो तुम्हारे पास पहले से ही है। हुआंगफू जिंग ने गहरी सांस छोड़ी। फिर वह खड़ी हुई और किन्यू की ओर मुस्कुराई। किन्यू, बहुत से लोग छोटी बहन जियांग ली के पीछे पड़े हैं। मैं बस तुम्हें शुभकामनाएं दे सकती हूँ। किन्यू ने अपने दिल में राहत की सांस ली। वह यह महसूस करने में सक्षम था कि यद्यपि हुआंगफू जिंग अभी भी अपने दिल में इस मामले को लेकर उलझी हुई होगी, लेकिन उसकी स्थिति उस समय की तुलना में बहुत बेहतर थी जब वह परम पूर्व ऋषि सम्राट के महल में थी। धन्यवाद, किन्यू ने गंभीरता से कहा। इसके तुरंत बाद किन्यू ने हुआंगफू जिंग की हवेली छोड़ दी। किन्यू ने और कुछ नहीं कहा। यही एकमात्र विकल्प था जो वह चुन सकता था। उसके दिल में सिर्फ जियांग ली थी। वह किसी लड़की के लिए अपनी भावनाएं सिर्फ इसलिए जबरदस्ती नहीं रख सकता क्योंकि उस लड़की के मन में उसके लिए भावनाएं हैं। कभी कभी व्यक्ति को हृदयहीन होना पड़ता है। मिस्टिक पैलेस के मुख्य हॉल के अंदर किन्यू ने अपने पीछे खड़े दो लोगों की तरफ देखा। मुस्कुराते हुए उसने आदेश दिया, चलो चलें। हाँ मास्टर, कियूजोंग फू और अंकल फू ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इस बार किन्यू अपने साथ ज्यादा लोगों को नहीं लाया था। ऊपरी तौर पर सिर्फ कियूजोंग फू और अंकल फू ही थे। हालांकि उसने अपने 100 से ज्यादा दिव्य देवता सेवकों को भी अपने नए ब्रह्मांड के बैंगनी रहस्यमयी तारे के धुंधले पर्वतीय विला में पहले ही रख लिया था। लियर, मैं तैरते बर्फ शहर के लिए रवाना हो रहा हूँ, किन्यू ने हृदय ध्वनि संचरण के साथ कहा। नया ब्रह्मांड किन्यू द्वारा रचा गया था। एक ही इरादे से किन्यू अपनी आवाज ली एर के कानों तक पहुंचाने में सक्षम था।
मान ली एयर की थोड़ी उत्तेजित आवाज किन यू के दिल में भी गूंज उठी। किन यू, कियू जोंग फू और अंकल फू ने धुंधले रहस्यमय महल को इस तरह छोड़ा। फिर वे सुदूर पूर्वी क्षेत्र के चमकदार स्वर्ण पर्वत से निकलकर कन्वेइंग व्यू तक पहुंचे। उसके बाद वे कन्वेइंग व्यू से होते हुए सुदूर उत्तरी क्षेत्र के तैरते हुए हिमनगर के नीचे स्थित स्थान पर पहुंचे। अध्याय 570, पुस्तक 16 खंड 16, विवाह। अध्याय 31, तैरते बर्फ शहर में प्रवेश। जैसे ही किन यू, अंकल फू और कियूझोंग फू कन्वेइंग एरे से बाहर निकले, उन्होंने अपने चेहरों पर ठंडक का एहसास महसूस किया। जब उन्होंने सिर उठाकर देखा तो उन्हें बस बर्फ की मोटी परत दिखाई दी जिसने सब कुछ ढक रखा था। किन यू के पीछे खड़े कियूझोंग फू ने कहा, फ्लोटिंग स्नो सिटी के आसपास के इलाके में साल भर बर्फबारी होती है। ये बेहद शानदार है। किन यू ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजर आसमान में तैरते उस विशाल शहर पर टिकी थी। बर्फ के टुकड़े इधर उधर लहरा रहे थे, फिर भी वह विशाल शहर अभी भी बेहद आकर्षक था। पूरी तरह से काले रंग की दीवारें और शहर का विशाल आकार एक बेहद दमनकारी एहसास दे रहा था। तैरता बर्फ शहर, ये तैरता बर्फ शहर है। किन यू ने तैरते बर्फ शहर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा। ये पहली बार था जब किन यू ने तैरते हुए बर्फ के शहर को देखा। अंकल फू ने कहा, गुरुजी, पहले तैरते हुए बर्फ के शहर के प्रवेश द्वार तक उड़ते हैं। अच्छा, चलो। किन यू ने सीधे अपना स्थानिक क्षेत्र फैलाया और अंकल फू को अपने साथ उड़ा लाया। कियूझोंग फू उनके पीछे पीछे चला। जल्द ही किन यू तैरते हुए बर्फ शहर के द्वार पर पहुंच गया। गेट के बाहर 100 मीटर की परिधि वाला एक चबूतरा था। किन यू और उनके साथी इस चबूतरे पर उतरे। आप सब कौन हैं? ये सुदूर उत्तरी क्षेत्र का तैरता हुआ बर्फीला शहर है। जब तक आपका यहाँ कोई काम न हो, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। शहर के द्वार से वह ऊंची आवाज सुनाई दी। कैसा रवैया है? किन यू मुस्कुराया और शहर के फाटकों की ओर देखने लगा। शहर के फाटकों पर 2 स्वर्गीय देवता रक्षक थे और शहर की दीवारों पर कई अन्य रक्षक खड़े थे। कियूझोंग फू तुरंत आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, मेरे स्वामी परम पूर्वी क्षेत्र के चमकदार स्वर्ण पर्वत के धुंधले रहस्यमय महल के स्वामी हैं। आप जल्दी से जाकर इसकी सूचना दीजिए। मिस्टिक पैलेस का पैलेस मास्टर। उन दोनों दिव्य देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। चमकदार स्वर्ण पर्वत से आए एक राजगुरु का दर्जा सामान्य उच्च स्तरीय दिव्य देवताओं से भी अधिक प्रतिष्ठित था। इन दोनों दिव्य देवताओं का रवैया तुरंत बदल गया। वे कियूझोंग फू की ओर मुस्कुराए। कृपया एक क्षण रुकिए, मैं अभी जाकर आपको इसकी सूचना देता हूँ। निमंत्रण पत्र के बिना, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे शहर के गार्डों की रिपोर्ट का इंतजार करना ही पड़ता। बस कुछ ही सांसों में एक व्यक्ति बिजली की गति से शहर की दीवार से नीचे उतरा। वह चांदी का युद्धक कवच पहने एक सुंदर युवक था। इस सुंदर युवक ने एक ही नजर में पहचान लिया कि किन यू उन तीनों का नेता है। ये शहर के रक्षकों के मध्य स्क्वाड्रन का कप्तान है। झो जियानफेई महल के स्वामी किन यू को अपना सम्मान अर्पित करता है। उस सुंदर युवक ने किन यू की ओर विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे जानते हो? किन यू थोड़ा हैरान हुआ। उसे याद आया कि उसने अभी तक अपना नाम नहीं बताया था। झो जियानफेई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दिव्य क्षेत्र में जो भी थोड़ा बहुत जानकार है वह पैलेस मास्टर किन यू के महान नाम से परिचित है और पैलेस मास्टर किन यू नए ग्रैंड मास्टर कलाकृति शिल्पकार हैं। ताकत के मामले में पैलेस मास्टर किन यू ग्रैंड मास्टर ओ येजी से भी एक स्तर ऊपर हैं। झो जियानफेई की बात सुनकर किन यू उसके दिल में बहुत सारे संबंध बनाने में कामयाब रही। आखिर उसे उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियां बनाए हुए कितना समय हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुदूर उत्तरी क्षेत्र के तैरते हिमनगर का एक मध्य स्क्वाड्रन कप्तान भी उसके बारे में जानता होगा। ऐसा लगता है कि यह बात बहुत तेजी से और दूर तक फैल गई थी। महल के स्वामी किन यू, क्या इस बार आपके आने का कारण राजकुमारी के लिए वर की खोज है? झो जियानफेई ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। किन यू ने झो जियानफेई की ओर आश्चर्य से देखा। महल के स्वामी किन यू को चौंकने की जरूरत नहीं है। इन वर्षों में हमारे तैरते बर्फ शहर में जितनी भी उत्कृष्ट प्रतिभाएं आई हैं, उनमें से ज्यादातर हमारी राजकुमारी के लिए आए हैं। झो जियानफेई ने आगे कहा। किन यू ने हल्के से सिर हिलाया। उसने सीधे कहा, हाँ बिल्कुल सही, मैं तो दूल्हे की तलाश में हिस्सा लेने आया हूँ। झो जियानफेई ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, महल के स्वामी किन यू का दर्जा बहुत ऊंचा है। इसके अलावा आप नए महागुरु शिल्पकार भी हैं। पूरे दिव्य लोक में महल के स्वामी किन यू की बराबरी करने लायक बहुत कम प्रतिभाएं हैं। वर खोज के इस मामले में मुझे विश्वास है कि महल के स्वामी किन यू बेहद आशान्वित हैं। मैं किसी को भेजकर पहले इस मामले को शाही नगर तक पहुंचा दूं। झो जियानफेई ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और एक व्यक्ति को बुलाया। मेरे स्वामी, उस स्वर्गीय देवता सैनिक ने आदेश की प्रतीक्षा करते हुए सिर झुकाया। परम पूर्वी क्षेत्र के चमकदार स्वर्ण पर्वत से महाकवि शिल्पकार महल के स्वामी किन यू राजकुमारी के वर की खोज में भाग लेने के लिए आए हैं। आपको इस मामले की सूचना तुरंत शाही शहर को देनी है। झो जियानफेई चिल्लाया। जी हाँ महाराज। उस दिव्य देवता सैनिक ने महल स्वामी और महागुरु शिल्पकार शब्द सुनते ही तुरंत एक सिहरन महसूस की। उसने किन यू पर एक नजर डाली और फिर तेजी से शाही शहर की ओर दौड़ पड़ा। अगर कोई साधारण व्यक्ति वर खोज में भाग लेने आता तो झो जियानफेई यूं ही उनके लिए रहने की व्यवस्था कर देता। शाही शहर में उनकी घोषणा करना असंभव था। केवल सच्चे बड़े लोगों के आगमन की सूचना शाही शहर और परम उत्तरी ऋषि सम्राट को तुरंत दी जाती। महल के स्वामी किन यू, कृपया पहले मेरे साथ पहरेदारों के भवन में आराम करने आइए। कुछ ही देर में महामहिम ऋषि सम्राट महल के स्वामी किन यू के लिए व्यवस्था जरूर करेंगे।
झोउ फी ने विनम्रता से किन यू से कहा। ऐसी स्थिति में मैं भाई झोउ को परेशान करूंगी। किन यू ने झोउ जियानफेई को हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। किन यू को इस झोउ जियानफेई के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। किन यू के तैरते हुए हिमनगर में पहुंचने की खबर अनगिनत लोगों तक पहुंची। अंततः परम उत्तर ऋषि सम्राट के सेवक ने स्वयं परम उत्तर ऋषि सम्राट जियांग फान के विश्राम स्थल पर जाकर उन्हें ये बात बताई। सबसे उत्तरी ऋषि सम्राट का महल के पूर्वी क्षेत्र में एक तालाब के किनारे परम उत्तर ऋषि सम्राट जियांग फान उस समय आराम से मछली पकड़ रहे थे। हल्के नीले रंग की जालीदार पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला तेजी से जियांग फान की ओर बढ़ी। बिना पीछे मुड़े जियांग फान ने पूछा, यू शांग, क्या बात है महाराज? इससे पहले शहर के द्वार से एक समाचार भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि सुदूर पूर्वी क्षेत्र के माउंट डेजलिंग गोल्ड के धुंधले रहस्यमय महल के महल स्वामी यानी नए महागुरु शिल्पकार किन यू हमारे शहर में आ गए हैं। यू शांग ने आदरपूर्वक कहा। जियांग फान तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने मुड़कर यू शांग की ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी के भाव थे। क्या तुम उस किन यू की बात कर रहे हो जिसकी कलाकृतियों की कारीगरी ओ येजी से भी एक स्तर ऊंची थी? यह सही है महाराज, यू शांग ने सम्मानपूर्वक कहा। जल्दी से तुम्हें खुद लोगों को उसके स्वागत के लिए लाना है। जहाँ तक उसकी व्यवस्था करने की बात है तो उसे तैरते बादलों के महल में रहने की व्यवस्था करो। बिल्कुल सही, तैरते बादलों के महल, जियांग फैन ने तुरंत कहा। तैरते बादलों का महल सुदूर उत्तरी क्षेत्र के तैरते हिमनगर में एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध महल था। तैरते हिमनगर में महागुरु कलाकृति शिल्पकार भी नहीं थे। कभी कभी जियांग फान भी स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों के मामले को लेकर परेशान हो जाता था। एक महान शिल्पकार से मित्रता करना यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला था। महाराज, शहर के द्वार से भेजी गई खबर में कहा गया था कि किन यू इस बार राजकुमारी के वर की खोज में भाग लेने के लिए आया था। यू शांग ने कहा। जियांग फैन थोड़ा चौंका। दूल्हे की तलाश? इस समय जियांग लैन को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। वह खुश भी था और परेशान भी। उसे खुशी थी कि किन यू, एक महान शिल्पकार, भी दूल्हे की तलाश में शामिल होने आया है। वह परेशान इसलिए था क्योंकि उसे अभी तक दूल्हे की तलाश की तारीख तय नहीं हुई थी। अरे दूसरे भाई, तुम हमेशा ली एयर का इतना ख्याल रखते हो। तुम चाहते हो कि मैं दुनिया के लोगों का सामना कैसे करूं? जियांग फैन के पास भी जियांग लैन से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। दूल्हे की तलाश के मामले में जियांग लैन पहले ही कह चुकी थी कि वह अपने भाई से जान की बाजी भी लगा देगी। फिर जियांग फैन क्या कर सकता था? उसके दूसरे भाई की ताकत निश्चित रूप से उससे कम नहीं थी। इसके अलावा यदि दूल्हे की तलाश रद्द भी कर दी जाए तो भी वह अपने भाई के खिलाफ जीवन मरण की लड़ाई नहीं लड़ सकता था। हालांकि नए ग्रैंडमास्टर कलाकृति शिल्पकार किन यू, जो नए शिल्पकार भगवान बनने के लिए आशान्वित थे, दूल्हे की खोज में भाग लेने के लिए आए थे। फिर भी जियांग फैन को अपार खुशी मिली थी। यू शांग, तुम्हें तैरते बादलों के महल में किन यू के निवास का मामला तैयार करना है। याद रखना, अगर किन यू की कोई मांग हो तो उसे अपनी पूरी क्षमता से पूरा करना। जियांग फान ने ये काम यू शांग को सौंप दिया। जी हाँ महाराज, यू शांग ने आदरपूर्वक कहा। अच्छा, तुम जा सकते हो। जियांग फैन ने यू शांग को जाने के लिए हाथ हिलाया। हालांकि इस समय वह भौहें चढ़ाने लगा। वह सोच रहा था, अब जब यह अचानक उभरा हुआ ग्रैंडमास्टर आर्टिफैक्ट क्राफ्ट्समैन किन यू भी आ गया है तो लगता है कि दूल्हे की तलाश थोड़ी और जटिल हो जाएगी। जियांग फैन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मेरी बेटी को पाने की कोशिश में अगर उनमें से हर कोई अपनी ईमानदारी नहीं दिखाता तो ये कैसे ठीक हो सकता है? जियांग फैन दूल्हे की खोज की योजना के बारे में और भी स्पष्ट हो गया। मेरे होने वाले ससुर मेरे साथ सचमुच बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं। किन यू ने अपने सामने खड़ी आलीशान हवेली को देखा। तैरते बर्फ शहर में घूमते हुए उसके सामने ये तैरता बादलों वाला घर निश्चित रूप से तैरते बर्फ शहर की 10 बेहतरीन हवेलियों में से एक था। फिर उसने अपने पास खड़ी नौकरानियों की टीम की ओर देखा। महल के स्वामी किन यू, इन सभी नौकरानियों की व्यवस्था महामहिम ने की है। ये सभी महल के स्वामी किन यू की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखेंगी। अगर महल के स्वामी किन यू की कोई जरूरत हो तो कृपया बेझिझक उन्हें बताएं। वे जानकारी शाही शहर तक पहुंचा देंगे। हम आपकी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। यू शांग ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यू ने हल्के से झुककर कहा, धन्यवाद परम उत्तर ऋषि सम्राट, और धन्यवाद युवती वुशांग। ऐसी स्थिति में महल के स्वामी किन यू, मैं विदा लेता हूँ। वुशांग को जाते देख किन यू ने कियूझोंग फू से कहा, कियूझोंग, इन नौकरानियों का इंतजाम कर दो। मुझे अंकल फू से कुछ बात करनी है। हाँ स्वामी। कियूझोंग फू सीधे उन नौकरानियों की ओर चल पड़ा। किन यू अंकल फू के साथ तैरते बादलों वाली हवेली में दाखिल हुआ। कुछ देर चलने के बाद किन यू ने हवेली में एक बगीचा चुना। उस बगीचे के अंदर एक मंडपनुमा इमारत थी। बगीचे में प्रवेश करने के बाद, अंकल फू, हम तैरते बर्फ के शहर में पहुंच गए हैं। आपको क्या लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए? किन यू ने अंकल फू से सुझाव मांगा। अंकल फू ने एक ईमानदार और विचारशील मुस्कान दी। गुरुजी, इस मामले में मुझसे पूछने का आपको कोई खास फायदा नहीं है। आपको असल में लॉर्ड जियांग लैन से ही पूछना चाहिए। अंकल लैन? किन यू थोड़ा चौंका। फिर वह मुस्कुराया मानो उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो। यह सही है, अंकल लैन निश्चित रूप से वह व्यक्ति होंगे जो तैरते बर्फीले शहर की सभी विभिन्न शक्तियों और उनके संबंधों से सबसे अधिक परिचित होंगे। अंकल लैन से पूछने पर अंकल लैन निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त सुझाव देंगे। छोटा यू। पास से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। किन यू ने सिर घुमाकर देखा।
उसे सुखद आश्चर्य हुआ। अंकल लैन, जो व्यक्ति आया है वह वास्तव में जियांग लैन था। जियांग लैन ने गहरे सुनहरे रंग का गाउन पहना हुआ था। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हारे आने में अभी कुछ समय लगेगा। मैंने योजना बनाई थी कि 10 साल बाद परम उत्तरी ऋषि सम्राट आधिकारिक तौर पर वर की तलाश शुरू करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पहले ही आ जाओगे। शुक्रिया अंकल लैन, मैं पूरे समय इसी बारे में सोच रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं जल्द से जल्द आना चाहूंगा, किन यू ने उत्तर दिया। ऐसे में आपको ली एयर को तुरंत बाहर भेज देना चाहिए। दूल्हे की तलाश आधिकारिक तौर पर शुरू करने के लिए हमें ली एयर की कमी नहीं खल सकती। जियांग लैन ने मुस्कुराते हुए किन यू को डांटा। किन यू को अचानक ये बात समझ में आई और उसने तुरंत ली एयर को बाहर भेजने का इरादा कर लिया। जियांग ली अचानक किन यू के पास प्रकट हो गया। बड़े भाई किन यू, ली र ने सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। ली एयर ने सबसे पहले किन यू को देखा। उसके बाद उसने अंकल लैन को देखा। उसने तुरंत अंकल लैन से पूछा, अंकल लैन आप आ गए? जरूर, मुझे आना ही होगा। जब मैं तुम्हारे शाही पिता को ये बताने जाऊंगी कि दूल्हे की तलाश शुरू हो सकती है तो तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। अगर तुम खुद उन्हें इसके बारे में बता दो तो यह सही और उचित होगा। जियांग लैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लियर ने थोड़ा सिर हिलाया। छोटी यू, तो मैं ली एयर के साथ चली जाऊंगी। जियांग लैन ने किन यू की ओर देखा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, किन यू ने तुरंत कहा। छोटे यू, क्या कुछ और भी है? जियांग लैन ने उलझन से किन यू की ओर देखा। किन यू ने तुरंत अपने मन की बात कह दी। अंकल लैन, यहाँ आने के बाद क्या मुझे कुछ करना चाहिए? कम से कम मुझे तैरते बर्फ शहर के कुछ लोगों से अच्छे संबंध तो बनाने चाहिए, है ना? वर्तमान किन यू को उत्तरी क्षेत्र के तैरते बर्फ शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जियांग लैन तुरंत मुस्कुराने लगी। छोटी यू, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम्हें बस तैरते बर्फ के शहर में ही रहना है। अंकल लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तैरते बर्फ शहर में ही रहना है? किन यू इसे समझने में असमर्थ था। जियांग लैन ने सिर हिलाया और निश्चितता से कहा, यह सही है, आपको बस तैरते बादलों के महल में ही रहना है। आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इंतजार कीजिए। तैरते बर्फ के शहर में आपके आगमन की खबर जल्द ही पूरे तैरते बर्फ के शहर में फैल जाएगी। उस समय निश्चित रूप से बहुत से लोग आपसे मिलने आएंगे। एक महान शिल्पकार से दोस्ती करने के इच्छुक लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है, किन यू हंसने लगा। मौके पर मौजूद व्यक्ति हैरान है, जबकि देखने वाला सब कुछ साफ देख रहा है। किन यू और लियर की शादी की बात आते ही किन यू शांत होकर सोचने में असमर्थ हो गया था। वह भूल ही गया था कि वह एक महान शिल्पकार है। दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियां अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। भले ही किसी उच्चस्तरीय दिव्य देवता के पास कोई अच्छी दिव्य कलाकृति हो, फिर भी उसके मित्र या रिश्तेदार तो होंगे ही। मित्रों और रिश्तेदारों के लिए उसे किन यू के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना होगा। तुम्हें बस उन लोगों का अच्छे से स्वागत करना है। जियांग लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चूंकि तुम तैरते हुए बर्फ के शहर में पहुंच ही गए हो तो कुछ ही दिनों में मैं लियर के साथ परम उत्तरी ऋषि सम्राट से मिलूंगी और उन्हें सार्वजनिक वर खोज की तैयारी करने के लिए कहूंगी। ठीक है, मैंने सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया है, किन यू ने सिर हिलाकर निश्चितता से कहा। उसके बाद किन यू ने जियांग लैन और लियर को जाते हुए देखा। अगले दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अंकल लैन ने भविष्यवाणी की थी। चूंकि किन यू एक महान शिल्पकार तैरते बर्फ शहर में पहुंच गया था, इसलिए बहुत से लोग तैरते बादलों के महल को देखने आने लगे थे। किन यू को जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। जो लोग आते थे, यदि उनके पास तैरते बर्फ के शहर में थोड़ी सी भी हैसियत और पद होता था तो किन यू उनका स्वागत करता था। फ्लोटिंग क्लाउड हवेली के अतिथि कक्ष के अंदर गुरु थंडर पनिशमेंट सिटी का राजकुमार झोउ जियान बाहर है और आपका इंतजार कर रहा है, अंकल फू ने किन यू से आदरपूर्वक कहा। ये सुनकर किन यू थोड़ा चौंक गई। तुमने क्या कहा? बाहर वाला व्यक्ति कौन था? किन यू ने पूछा। थंडर पनिशमेंट सिटी के राजकुमार झोउ जियान, अंकल फू ने फिर कहा। किन यू को अनायास ही वह दृश्य याद आने लगा। उस समय झोउ जियान ने अपने हाथ के एक ही झटके से उस जगह को तहस नहस कर दिया था। नश्वर लोक का वह शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यहाँ तक कि वह प्यारा सा बच्चा जो चीनी में लिपटा नागफनी खा रहा था, उसकी भी जान चली गई थी। मैं स्वर्ग को तुमसे अधिक समझता हूँ। झोउ जियान द्वारा किन यू को कहे गए शब्द कुछ ऐसे थे जो किन यू को अभी भी याद थे। किन यू को अभी भी उस प्यारे छोटे बच्चे की आंखों में मरने से पहले के भाव स्पष्ट रूप से याद हैं। झोउ जियान, क्या वो था? किन यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। अंकल फू, आप उस झोउ जियान को अंदर आने दे सकते हैं। मैं थंडर पनिशमेंट सिटी से इस राजकुमार का उचित स्वागत करूंगा। अध्याय 571, पुस्तक 16 खंड 16, विवाह। अध्याय 32, बैठक। झोउ जियान अपने सामने वाली हवेली का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। उसके पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि यह तैरता हुआ बादल वाला मकान वाकई उसके उड़ते हुए बादल वाले मकान से बेहतर था। चाहे हवेली का आकार हो या उसका रूप रंग, वे सभी उसकी हवेली से एक स्तर ऊपर थे। मुझे यह मत कहो कि मेरे चाचा की नज़र में मैं इस ग्रैंडमास्टर कलाकृति शिल्पकार किन यू से कमतर हूँ। झोउ जियान के दिल में थोड़ी नाराजगी थी। दूल्हे की खोज में शामिल सभी प्रतिभागियों के आवास शाही शहर द्वारा व्यवस्थित किए गए थे,
निम्न स्तर के लोगों के लिए शाही शहर के कुछ प्रभारी लोग उनके निवास स्थान का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। जहां तक झोउ शियान, दुआनमू यू, किन यू और अन्य उच्च पदस्थ लोगों की बात है, उन सभी को परम उत्तरी ऋषि सम्राट जियांग फान द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित हवेली दी गई थी। किन यू की हवेली झोउ शियान की हवेली से थोड़ी बेहतर थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि परम उत्तरी ऋषि सम्राट किन यू के साथ झोउ शियान से थोड़ा बेहतर व्यवहार करते थे। प्रभु झोउ जियान, मेरे प्रभु अतिथि कक्ष में हैं। कृपया मेरे पीछे आइए। किन यू के लिए परम उत्तरी ऋषि सम्राट द्वारा नियुक्त एक सुंदर दिखने वाली स्वर्गीय देवदासी ने झोउ जियान से कहा। तभी झोउ जियान की नींद खुली। उसने नौकरानी को हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया। दो दिव्य देवता सेवकों के साथ झोउ जियान दासी के पीछे पीछे चल पड़ा। वे तैरते बादलों के भवन के अतिथि कक्ष की ओर बढ़े। जब वे अतिथि कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे अतिथि कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे खेद है, लेकिन उन दोनों नौकरों को बाहर इंतजार करना होगा। एक उदासीन आवाज सुनाई दी। झोउ जियान ने सिर घुमाकर देखा। बोलने वाला व्यक्ति क्यूझोंग फू था, जो प्रवेश द्वार के पास खड़ा था। झोउ जियान ने आदेश दिया, तुम दोनों यहीं बाहर रहो, अंदर मत आना। ये कहते हुए वह अतिथि कक्ष में प्रवेश करने लगा। अतिथि कक्ष में केवल दो लोग थे। एक व्यक्ति कठपुतली था। झोउ जियान तुरंत समझ गया कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति मोहक देव मंदिर का महान गृह स्वामी अंकल फू ही होगा। और उस महागुरु शिल्पकार किन यू की बात करें तो झोउ जियान की निगाहें उस काले गाउन वाले युवक की ओर थीं, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। भाई किन यू, है ना? मैं थंडर पनिशमेंट सिटी का झोउ जियान हूँ। झोउ जियान ने अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान बिखेरी। तभी वह नौजवान, जिसकी पीठ पूरे समय झोउ जियान की ओर थी, पलटा। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उसने झोउ जियान की ओर देखा। भाई झोउ जियान, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। झोउ जियान की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। वह कांपने लगा। झोउ जियान ने प्रसिद्ध ग्रैंडमास्टर कलाकृति शिल्पकार किन यू के बारे में सिर्फ सुना था। उसे भी बिल्कुल नहीं पता कि यह किन यू कैसा दिखता था। हालांकि जब उसने किन यू को देखा तो वह दंग रह गया। उस समय नश्वर लोक से आए साधारण अमर साधक, जिनका जियांग ली के साथ बहुत अच्छा संबंध था, को भी किन यू कहा जाता था। उसका रूप रंग बिल्कुल उसके पहले वाले किन यू जैसा ही था। नश्वर लोक में अनगिनत लोग थे। एक जैसे नाम वाले लोगों का होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन उनके रूप रंग का क्या? चाहे ये कितना भी संयोग क्यों न रहा हो, नाम और रूप रंग दोनों का एक जैसा होना ही पर्याप्त संयोग नहीं हो सकता था। ये किन यू, क्या यह नश्वर लोक का वही किन यू हो सकता है? ये प्रश्न झोउ जियान के मन में आया। हालांकि झोउ जियान ने किन यू से सीधे पूछने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार नश्वर लोक की उस किन यू के साथ उसके रिश्ते बेहद खराब थे, इसलिए उसके पास इशारों से जवाब पाने का एकमात्र विकल्प था। भाई झोउ जियान, आप मेरे घर आए हैं, तो फिर आप चुप क्यों हैं? किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने हाथ हिलाया और बगल में रखी एक कुर्सी की ओर इशारा किया। भाई झोउ जियान, पहले बैठ जाइए, चाय पीते हुए बातें कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? झोउ जियान, जो किन यू की असली पहचान पाने के बारे में सोच रहा था, किन यू के शब्दों से जाग गया था। ओह हाँ, वर्तमान झोउ जियान में अब वह स्वतंत्र और उन्मुक्त व्यक्तित्व नहीं था जो पहले था। किन यू ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह बस हल्का सा मुस्कुराया और फिर बैठ गया। झोउ जियान भी बैठ गया। इस समय तक झोउ जियान पहले ही शांत हो चुका था। वह किन यू की ओर एक दोस्ताना मुस्कान दिखाता रहा। भाई किन यू, हालांकि मैं सुदूर उत्तरी क्षेत्र के तैरते हिमनगर में रहा हूँ, फिर भी मैं आपका महान नाम सुन पाया। नए महागुरु शिल्पकार, मोहक देव मंदिर के नए स्वामी, आप सचमुच असाधारण हैं। मैं तो ये भी सोच रहा था कि भाई किन यू सुदूर पूर्वी क्षेत्र के चमकदार स्वर्ण पर्वत पर क्यों होंगे। अगर भाई किन यू हमारे वज्रदंड नगर में होते तो क्या ये बहुत अच्छा नहीं होता? अगर ऐसा होता तो मैं भाई किन यू के साथ अक्सर शराब पी सकता और हंसी मजाक कर सकता। ये सचमुच अफसोस की बात है। हालांकि मैं पहले से ही माउंट डेजलिंग गोल्ड की आदी हो चुकी हूँ। किन यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। झोउ जियान को देखकर किन यू उस समय के दृश्य को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। वह दबंग व्यक्ति, वो दयनीय नश्वर प्राणी जो उस टूटे हुए स्थान में हताश होकर मर रहे थे, वो छोटा बच्चा जो चीनी में लिपटी नागफनी खाना चाहता था, वो दृश्य ऐसा था जिसे किन यू कभी नहीं भूल सकता था। इसके अलावा किन यू झोउ जियान के दबंग शब्दों को भी नहीं भूल पा रही थी। किन यू, स्वर्ग में स्वर्गीय नियम हैं। तुम, एक साधारण मनुष्य, स्वर्गीय नियमों के बारे में कैसे जान सकते हो? दूसरों को मारना, अगर मैं इस महाद्वीप के सभी लोगों को मार भी दूं, तो भी स्वर्ग मुझे जरा भी सजा नहीं देगा। हाँ, किन यू, इसे याद रखना। मैं स्वर्ग को तुमसे बेहतर समझता हूँ। यद्यपि किन यू उन यादों को याद कर रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। भाई झोउ जियान, इस बार मेरे घर आने का क्या कारण हो सकता है? किन यू ने झोउ जियान की ओर देखा। झोउ जियान के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। हाँ, भाई किन यू, मैं तो बस अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए महान महागुरु शिल्पकार से मिलने आया हूँ। भाई किन यू, सच कहूँ तो आप मेरे पुराने दोस्त लगते हैं। उनका नाम भी किन यू है। झोउ जियान ने ये शब्द कहे तो उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। पुराने दोस्त? किन यू ने अपनी भौहें उठाईं। क्या ये झोउ जियान अब और सहन करने में असमर्थ था? झोउ जियान, तुम भी मेरे पुराने दोस्त जैसे लग रहे थे। उसका नाम भी झोउ जियान है। किन यू ने भी झोउ जियान की तरफ देखा।
वे एक दूसरे के आमने सामने थे। झोउ जियान की अभिव्यक्ति बदल गई। इस समय उसने यह निर्धारित कर लिया था कि उसके सामने खड़ा किन यू वही किन यू था जो नश्वर लोक का किन यू था। हा, क्या संयोग है। बस मुझे लगता है कि मेरे उस पुराने दोस्त की साधना शक्ति भाई किन यू की बराबरी नहीं कर पाएगी। कलाकृतियों की कारीगरी में वह महागुरु स्तर तक पहुंच सकता था, ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी। झोउ जियान हंसा और बोला। यद्यपि झोउ जियान ने यह निर्धारित कर लिया था कि उसके सामने वाला किन यू वही किन यू था जो नश्वर क्षेत्र का किन यू था, बस झोउ जियान तुरंत दुश्मनी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सिर्फ ऐसे पेश आ सकता था जैसे वह किन यू को जानता ही नहीं। लेकिन मेरा वो पुराना दोस्त जिसका नाम झोउ जियान था, उसकी ताकत बहुत ही जबरदस्त थी। उसने तो मुझसे ये भी कहा था कि वो स्वर्ग को मुझसे बेहतर समझता है। किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। उकसावा, पुनर्तः उकसावे की कार्रवाई। झोउ जियान के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी। फिर उसने अपनी मुस्कान वापस लाते हुए कहा, ओह, क्या सच में ऐसा है? भाई किन यू भी एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवता हैं। इसके अलावा भाई किन यू कलाकृतियों के शिल्पकला पथ में बेहद अद्भुत हैं। बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग को आपसे बेहतर समझते हैं। किन यू के उकसावे के बावजूद झोउ जियान ने किन यू की चापलूसी की। झोउ जियान अचानक उठ खड़ा हुआ। फिर उसने असहाय होकर किन यू से कहा, भाई किन यू, मुझे सचमुच बहुत दुख है। मैं भूल ही गया था कि मेरे पास अभी भी एक जरूरी काम है। मैं पहले विदा लेता हूँ। अगर भविष्य में समय मिला तो मैं जरूर भाई किन यू से फिर मिलने आऊंगा। किन यू भी खड़ा हो गया। भाई झोउ जियान, आपका भला हो। आपको विदा न करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। झोउ जियान ने मुस्कुराते हुए एक शालीन और विनम्र प्रणाम किया। फिर वह मुड़ा और प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। हालांकि प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही झोउ जियान अचानक रुक गया। उसने मुड़कर किन यू की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, भाई किन यू, इस बार आप मेरे चचेरे भाई के लिए आए हैं? यह सही है। भाई झोउ जियान को मेरे दृढ़ संकल्प के बारे में पता होना चाहिए। किन यू की नज़र सीधे झोउ जियान पर पड़ी। मेरा अपना दृढ़ संकल्प भी भाई किन यू से कमजोर नहीं है। ऐसे में हमें देखना होगा कि वर की तलाश के दौरान हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं। अलविदा। झोउ जियान मुस्कुराते हुए अतिथि कक्ष से बाहर निकला। अपने 2 दिव्य देवता सेवकों को साथ लेकर वह चला गया। किन यू ने झोउ जियान और उसके नौकरों को जाते हुए देखा। उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसकी जगह बस एक ठंडा और शांत भाव आ गया। मास्टर, अंकल फू ने किन यू की ओर देखा। किन यू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उस समय जब मेरा सामना नश्वर लोक में इस झोउ जियान से हुआ था तो मैंने उसे बेहद दबंग और घमंडी समझा था। हालांकि अब लगता है कि इस झोउ जियान को संभालना इतना आसान नहीं है। उल्टे बादल हवेली, भागो। मुख्य हॉल से एक बेहद ठंडी आवाज आई। कई दिव्य देवता सेवक डर के मारे तुरंत बाहर चले गए। उस समय मुख्य हॉल में सिर्फ झोउ जियान ही था। वर्तमान झोउ जियान में अब वह शालीन और सभ्य रूप नहीं रहा जो किन यू की जगह पर था। उसका चेहरा दुष्ट हो गया था। उसकी आंखों की पुतलियां बिजली की तरह तेजी से टिमटिमा रही थीं। किन यू, 20,000 साल से भी कम समय हुआ है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह छोटी सी चींटी अपने इस स्तर तक पहुंच पाएगी। झोउ जियान ने अपने दोनों हाथ मेज पर रखे हुए थे। उसके हाथों की नसें पूरी तरह उभरी हुई थीं। उसकी 10 उंगलियां किसी पुराने पेड़ की जड़ों की तरह मेज पर मजबूती से टिकी हुई थीं। मुझे सचमुच अफसोस है कि मैंने उस समय तुम्हें सीधे तौर पर नहीं मारा, किन यू। झोउ जियान ने 2 बार खर्राटे लिए। टकराना और भी अधिक बलशाली हो चुकी उंगलियों के प्रहार से दिव्य क्षेत्र की प्राचीन लकड़ी से निर्मित मेज तुरंत ही महीन चूर्ण में बदल गई। झोउ जियान को गहरा अफसोस हुआ। उस समय उसकी नजर में किन यू, जो अभी तक स्वर्गीय अमरता के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, लगभग एक चींटी ही था। वह इतना कमजोर था कि दिव्य लोक की चींटियों से भी कमतर था। हालांकि झोउ जियान ने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि 20,000 वर्ष से भी कम की छोटी सी अवधि में 20,000 साल दिव्य लोक के विशेषज्ञों के लिए एक बेहद छोटी सी अवधि थी। इस छोटी सी अवधि में नश्वर लोक का वह व्यक्ति जिसे उसने रौंदा था वास्तव में दिव्य लोक का एक बड़ा व्यक्ति बन गया था। सुदूर पूर्वी क्षेत्र के माउंट डेजलिंग गोल्ड के मिस्टिक पैलेस के पैलेस मास्टर, नए ग्रैंड मास्टर आर्टिफैक्ट शिल्पकार। स्थिति के संदर्भ में किन यू निश्चित रूप से थंडर पनिशमेंट सिटी के राजकुमार से कमतर नहीं था। जिस तरह का स्वागत उसे मिला उससे साफ जाहिर है कि एक महागुरु कलाकृति शिल्पकार का सभी प्रमुख शक्तियों द्वारा स्वागत किया जाता था। चाहे वह कोई भी महाशक्ति क्यों न हो, वे सभी एक महागुरु कलाकृति शिल्पकार के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकते। ये 20,000 साल भी नहीं है। झोउ जियान को बहुत अफसोस हुआ। पलक झपकते ही नश्वर लोक का एक व्यक्ति एक प्रतिष्ठित महागुरु कलाकृति शिल्पकार बन गया। ये किन यू मेरी चचेरी बहन को मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। हालांकि अंत में मेरी चचेरी बहन मेरी ही होगी। चाहे वो कोई भी हो, वे उसे मुझसे छीनने के बारे में भूल सकते हैं। झोउ जियान की आंखें सिकुड़ने लगीं। उसकी आंखों में चमकती बिजली और भी तेज हो गई। हे भगवान, मैंने इसके लिए इतने लंबे समय तक इंतजार किया है। जियांग ली, कई लोगों के लिए वह गॉड किंग स्तर तक पहुंचने का अवसर थी। अगले दिन किन यू ने बेहद आराम से बिताए। सुदूर उत्तरी क्षेत्र के तैरते बर्फ शहर के कई लोगों ने किन यू के साथ दोस्ताना रिश्ता बना लिया था। दिन के प्रकाश की चमक के नीचे
किम यू बगीचे में एक कुर्सी पर लेटा हुआ था और दिन के प्रकाश की गर्मी का आनंद ले रहा था। एक ग्रैंडमास्टर कलाकृति शिल्पकार का दर्जा सचमुच उपयोगी होता है। अगर मैं ग्रैंडमास्टर कलाकृति शिल्पकार न होता तो भले ही मिस्टिक पैलेस के पैलेस मास्टर की पहचान माउंट डेजलिंग गोल्ड में उपयोगी हो सकती थी, लेकिन फ्लोटिंग स्नो सिटी में इसकी परवाह कौन करता। किम यू ने अपनी कुर्सी के पास रखी छोटी सी मेज से एक सुंदर और पारदर्शी शराब का प्याला उठाया। उसने सिर उठाया और शराब का प्याला पी लिया। हालांकि महागुरु शिल्पकार की पहचान के साथ मुझे उन लोगों को खुद ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वे खुद आकर मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। शक्ति, यही तो हर चीज का स्रोत है। किम यू को शक्ति के महत्व का एहसास और भी गहरा होने लगा। ग्रैंडमास्टर कलाकृति शिल्पकार, वह भी ताकत का एक पहलू था। तभी एक सुंदर स्वर्गीय दासी किम यू के पास आई। उसने आदरपूर्वक कहा, महाराज, राजकुमारी जियांग यान आपसे मिलने का अनुरोध कर रही हैं। राजकुमारी जियांग यान? किम यू चौंका। जल्दी से उसे अंदर आने दो। बस उसे सीधे यहाँ ले आओ, किम यू ने सीधे कहा। उसे बेहद औपचारिक अतिथि कक्ष में अपने असली दोस्तों का स्वागत करना पसंद नहीं था, क्योंकि यह बहुत असहज होता। जी महाराज, उस सुंदर स्वर्गीय देवदासी ने तुरंत आदेश भेजा। कुछ ही पल बाद किम यू को दो जानी पहचानी आकृतियां दिखाई दी। उसी समय जियांग यान दादी यिन हुआ के साथ वहां आए। किम यू की वर्तमान दृष्टि बहुत बेहतर थी। वह दादी यिन हुआ की ताकत को तुरंत बताने में सक्षम था। उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवता। लगता है जियांग यान दिव्य लोक में लौटने के बाद कड़ी मेहनत कर रही थी। वह वास्तव में निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता स्तर तक पहुंच गई थी, किम यू ने मन ही मन सोचा। उसी समय किम यू खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, छोटी बहन यान, बहुत समय हो गया। जियांग यान उतनी ही प्यारी थी जितनी अमर, शैतान और दानव लोक में थी। जियांग यान ने किम यू पर एक नजर डाली। उसकी नाक थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उसने प्यार से झुककर कहा, बड़े भाई किम यू, आप इतने लंबे समय से दिव्य लोक में आए हैं, लेकिन एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। सच में? क्या मैं अभी नहीं आया? किम यू ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग यान तुरंत हंसने लगा। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन बड़े भाई किम यू, आप वाकई कमाल के हैं। जब मैंने आपका प्रसिद्ध नाम सुना तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि आप अमर, शैतान और दानव लोक के वही किम यू हैं। अभी आपको देखकर ही मुझे पूरा यकीन हुआ। जियांग यान ने अपना हाथ पीछे खींचा और उंगलियों से गिनना शुरू कर दिया। मोहक देव मंदिर के नए स्वामी, महागुरु शिल्पकार, और इससे पहले दादी ने मुझे बताया था कि तुम पहले ही उच्च स्तरीय दिव्य देवता के स्तर तक पहुंच चुके हो। उफ, ये तो वाकई बहुत चौंकाने वाला है। जियांग यान के चेहरे पर बेहद हैरान भाव थे। किम यू हल्के से मुस्कुराया। जब भी किम यू ली की छोटी बहन जियांग यान से मिलता, उसका मूड हमेशा अच्छा रहता। जियांग यान वाकई एक प्यारी लड़की थी। महल मास्टर किम यू, दादी यिन हुआ ने थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए कहा। दादी, बहुत दिन हो गए मिले। किम यू ने भी झुककर कहा। ली से इतनी देर तक बातें करने के बाद किम यू को पता चल गया था कि दादी यिन हुआ ही ली और उसकी बहन की देखभाल करती हैं। दादी यिन हुआ उन दोनों से बेहद प्यार करती थी। इसे बहुत लंबा समय नहीं माना जा सकता। बस, महल के मालिक किम यू, आपकी प्रगति अगर यह बूढ़ी औरत भी अपनी आंखों से देखे तो भी उसे बहुत अविश्वसनीय लगेगी, दादी यिन हुआ ने प्रशंसा में हाँफते हुए कहा। यद्यपि दादी यिन हुआ एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवी थी, लेकिन उत्तरी क्षेत्र के तैरते बर्फ शहर में उनकी स्थिति महल के स्वामियों से कमतर थी। और किम यू के बारे में क्या? वह न केवल धुंधले रहस्यमय महल का महल स्वामी था, बल्कि नया महागुरु कलाकृति शिल्पकार भी था। केवल पद के मामले में किम यू दादी यिन हुआ से कहीं ऊंचा था। अमर, शैतान और दानव लोक का एक साधारण व्यक्ति अब उससे भी ऊंचा दर्जा पा चुका था। दादी यिन हुआ के पास इस बात पर आश्चर्य से दंग रहने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वास्तविकता में ये कितना बड़ा बदलाव आया है। मास्टर, अंकल फू अचानक दूर से आए। अंकल फू, कुछ है क्या? किम यू मुस्कुराया और अंकल फू की ओर देखा। अंकल फू के हाथ में एक गहरे सुनहरे रंग का स्क्रॉल था। इससे पहले परम उत्तर ऋषि सम्राट ने अपने लोगों को निमंत्रण पत्र भेजने का आदेश दिया था। यह वर खोज में शामिल होने का निमंत्रण पत्र था। उसने निमंत्रण पत्र तो भेज दिए हैं। क्या हो सकता है कि दूल्हे की तलाश शुरू होने वाली हो? जियांग यान ने चौंक कर कहा। किम यू की आंखों में प्रकाश की एक किरण चमक उठी। क्या यह आखिरकार शुरू हो गया है? किम यू ने अपने दिल में बुदबुदाया।